कल के कोहराम के बाद आज है भारतीय बाजारों में भारी उतार चढ़ाव का माहौल। कभी तेजी तो कभी मंदी की आशंका, और इन सब के बीच में थोड़े ऊपर थोड़े नीचे झूलते हुए बाजार। बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। बाकी का बचा हुआ 1.5 घंटा और करेंगे कल की मंथली एक्सपायरी की तैयारी। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। आप देख रहे हैं जी बिजनेस फाइनल ट्रेड। बंधन म्यूचुअल फंड स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। और स्वागत है आपका। मैं हूं दीपांशु भंडारी। नमस्कार। एक्शन अनिल जी दोनों तरफ का होते हुए दिख रहा है, इंटरेस्टिंग होते हुए दिख रहा है। मिड वीक सेशन में जो होना चाहिए वैसा ही हो रहा है और आप कुछ ट्रेडर्स के लिए एक्चुअली मजा आ रहा है, तो मैं उसी पर आपसे बात करना चाहता हूं। मजा है कि सजा है भगवान जाने, लेकिन जो भी है जबरदस्त। वन वे मूव नहीं आ रही कल, जबरदस्त, वो अच्छा एक्शन हो रहा है। बिल्कुल परफेक्ट है। और पहले बड़ी बातें बता दें, फिर इस पूरे आज के मुंह का विश्लेषण करेंगे। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि निफ्टी 75 अंकों की तेजी के साथ 21,300 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो 250 अंक नीचे है, 44,750 के आसपास ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। सरकारी कंपनियां एक दिन की गिरावट के बाद फिर से रफ्तार में आती हुई दिख रही है। मेटल शेयरों में चमक लौटी हुई है फिर से चीन से आती हुई खबरों के दम पर। एफएमसीजी शेयर अच्छे नतीजों के दम पर और फार्मा शेयर भी दमदार रिजल्ट्स के चलते आगे बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। तो ये चार स्पेस ऐसी है जहां है भरपूर मजबूती है। सुस्त बाजार में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर भरपूर एक्शन में दोनों तरफ। सुबह खुले नीचे और नीचे खुलते ही पलटी मार गए, और पलटी भी ऐसी मारी कि बस पूछे मत। भले ही 1% ऊपर हो स्मॉल कैप इंडेक्स, लेकिन मिड कैप इंडेक्स 550 पॉइंट ऊपर है। तो दोनों ही इंडेक्स जितने घटे थे उससे कहीं ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और बढ़ने वाले शेयरों की संख्या इसीलिए कहीं ज़्यादा है कमज़ोर शेयरों के मुकाबले में। डाउ फ्यूचर से हल्का फुल्का सहारा है। कल नेस्डेक तो मजबूत बंद हुआ था, डाउ जरूर 100 पॉइंट नीचे था, लेकिन डाउ फ्यूचर्स 50 पॉइंट ऊपर होता हुआ दिख रहा है। नेस्डेक फ्यूचर्स सेंचुरी मार चुका है। यूरोप में एक ही कलर का मौसम है, हरियाली का बिल्कुल हरियाली, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, सब तरफ तेजी का माहौल यूरोप में होता हुआ दिख रहा है। तो दीप, ऑल इज वेल अक्रॉस द ग्लोब। ऑल इज वेल अक्रॉस द ग्लोब, बट अनिल जी ऑल इज नॉट वेल फॉर द बैंक निफ्टी। मैं नहीं समझ में आ रहा दीप। मैं इसलिए आपको सुबह भी पिछले पूरे हफ्ते 10 दिन से मैं एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, छोड़ दीजिए अभी बैंक निफ्टी का, क्योंकि अच्छी चीज़ पे भी नहीं बढ़ना और ख़राब चीज़ पे भी नहीं बढ़ना, तो छोड़ देना। अपने जहाँ समझ में आए वो काम करो। और बैंक निफ्टी में आज देखिए, एक्सिस बैंक जितना गिरा उतने ख़राब रिजल्ट नहीं थे। कोटक महिंद्रा बैंक रिजल्ट के बाद 3-4% बढ़ा, उतने अच्छे रिजल्ट नहीं थे। करेक्ट सर। ठीक है। HDFC बैंक पे हमेशा क्वेश्चन मार्क हो सकता है, क्या वाकई में 10-12% घटने जैसे रिजल्ट थे क्या? इंडस्इंड अपनी अलग ही दुनिया में है। ICICI बैंक जरूर है, थोड़ा सेंसिबल रिएक्शन ICICI बैंक ने दिया कि जैसे रिजल्ट है वैसे। अब हालत ये कि IDFC फर्स्ट बैंक अगर गाइडेंस नहीं दिया होता तो क्या जाता है इनका? करेक्ट है ना? तो और आज तीसरी तिमाही में गाइडेंस देने की जरूरत क्या थी? सही बात है। चौथी तिमाही के बाद पूरे साल के टाइम दे देते हैं, लेकिन दे दिया। अब दे दिया तो 10% नीचे वहाँ से ऊपर से स्टॉक। सो कौन सा बैंक कैसे किस तरफ, ये वाला ऊँट किस तरफ करवट बैठेगा वैसा वाला मामला है। लेकिन ज़्यादा यही है, भले ही है ऊँट किस तरफ करवट बैठेगा पता नहीं, लेकिन बिहेव भैंस की तरह कर रहा है, गई भैंस पानी में टाइप। तो हर चीज़ में एक आध बैंक छोड़ दीजिए, बाकी सब पानी में जाते हुए नजर आ रहे हैं। सो बैंक निफ्टी और बैंकिंग शेयरों में जब तक एक्शन। अच्छा, सुबह देखिए HDFC बैंक ने बेवकूफ़ बना दिया, नीचे से 45 रुपये बढ़ा और ऐसा लगा कि यही रिवर्सल को लीड कर रहा है, और अभी भी कर रहा है। देखो अब इसका क्या करे? जिस वजह से बैंक निफ्टी खराब हुआ वो ऊपर हो गया, फिर भी बैंक निफ्टी खराब है। तो भाई साहब ये है ना, कुछ समय के लिए इसको इग्नोर इट छोड़ दो, नहीं जाने दो। इनको क्या करना है, इनको एक बार खुद को समझ लेना। अपने बाकी निफ्टी है, अपने अपने PSU है, जहाँ पर समय भरपूर। एब्सोल्युटली। पिछले 7 सेशंस में से 6 सेशंस आपका बैंक निफ्टी नेगेटिव रहा है। एक वो फ्राइडे को बाउंस बैक आया था, बस वो था, अदरवाइज आएगा, वापस बढ़ेंगे भी, लेकिन कहाँ से बढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे दीप, उससे पहले कितनी तकलीफ देंगे, छोड़ दो। अल्टीमेट मुझे मालूम है, आप मुझे पूछोगे, मैं कहूँगा बैंक निफ्टी बजट के बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन बजट तक क्या बजट तक तो टाइम निकालना है ना आपको। ऐसा है, मतलब आप ही कहो कि 6 महीने बाद ये पेशेंट दौड़ने लगेगा, और 6 महीने तक क्या, लेकिन है ना, वो वैसा वाला हाल है। इसलिए आप आराम से रखिए, जहाँ पर आपको समझ में आए उस जगह फोकस करिए। इस वक्त बैंक निफ्टी आपको क्लियर कट संकेत तेजी के तो नहीं दे रहा है, मंदी के अगर आप ले पाए कर पाए तो आपकी मर्जी। ठीक है सर, चलिए ये है आपके लिए बैंक निफ्टी। रहा सवाल बाकी मार्केट का, दीप एकदम परफेक्ट रेंज से घूमा है। 21,150 जहाँ से सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट शुरू होता है, 21,150, 20,900 एग्जैक्टली वहाँ पे 21,137 का लो बना के घुमा है।
बैंक निफ्टी भी हम बात करें 44,500 के आसपास सपोर्ट है, एग्जैक्टली वहीं से घुमा है। आज के लिए हमारे लोअर लेवल यही थी, करेक्ट। सो वैसे तो अहम लेवल के आसपास है। ऊपर की तरफ 45,500 अपने, यही बात कर रहे थे, स्टॉप लॉस 45,700 का रखिए। 45,450 से 45,700 की रेंज में आपको बेचना है। 450 पे देखिए, वहाँ से नहीं तो आपको 550 से 750 में तो बेचना ही बेचना, 700 तक बेचना है। एग्जैक्टली आप 500 के आसपास से घूमे। सो बिल्कुल ऊपर का रेंज जो छुआ है निफ्टी, बैंक निफ्टी ने परफेक्ट छुआ है। बैंक निफ्टी भी आप देखिए 21,400 के आसपास से घुमा है। सो परफेक्ट है, अपनी स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है। दो तरीके से आज के बाजार को ट्रेड करना है। कल भी नीचे में पैनिक आए, ले ही लेना है। ऊपर में गर्मी में एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ठीक है, क्लियर है ये निफ्टी की बात। तेजी करने का मन हो तो ध्यान निफ्टी में ही लगाना है। भले ही बैंक निफ्टी बीच में कूद के ऐसे आपको संकेत देगा कि भाई अब मेरा हो गया काम और मैं भागूंगा। HDFC बैंक भी वैसे दे रहा है। लेकिन अपने मंदी करने का मन हो तो बैंक निफ्टी की तरफ देखना, तेजी करने का मन हो तो निफ्टी अपने लिए बेस्ट है। कम वॉलेटाइल है, डायरेक्शन क्लियर है, लेवल्स पता है नीचे के कि कहाँ सपोर्ट है, इसलिए तेजी की तरफ करना है, या तो निफ्टी या मिड कैप स्मॉल कैप, जो आपको समझ में है बात कर। गॉट इट सर। चलिए, ये है पूरा बाजार पर रीडिंग। भारत डायनामिक्स, इसके नतीजे अभी अभी आए, एक बार हाईलाइट कर देते हैं। स्टॉक 3.5% ऊपर है, आय 30% बढ़कर आई है। बढ़िया आय की ग्रोथ है, 462 करोड़ से 602 करोड़ की आपको आय आती हुई दिखी है। मुनाफा आपका 61% बढ़कर आया है, 84 करोड़ का मुनाफा 135 करोड़ का आया है। कामकाजी मुनाफा 34% बढ़ा है, यहाँ पर भी अच्छी ग्रोथ दिखी है, लगभग 79 करोड़ से बढ़कर आपका 119 करोड़ का आया है। मार्जिन्स में भी एक्सपेंशन है, 19.3% के मार्जिन्स 19.7% पर आए। तो स्टॉक पर भी आप रिएक्शन देख रहे हैं, क्योंकि बढ़िया नंबर्स भारत डायनामिक्स के आए, दिखा रहा है जो पूरे डिफेंस स्पेस में एक्शन बना हुआ है उसकी वजह क्या है। तो अच्छे नंबर्स भारत डायनामिक्स में आपको आते हुए दिख रहे हैं। आइए बाकी नंबर्स की भी बात कर लेते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी हैं हमारे पास जिस पर बात करनी है। कुशल और अरमान दोनों हैं हमारे साथ तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं इंपॉर्टेंट इवेंट्स बाजार के लिए। गुड आफ्टरनून दीप। इंपॉर्टेंट इवेंट के लिहाज से ऑफकोर्स निफ्टी से बजाज ऑटो समेत आपको टेक महिंद्रा और टाटा स्टील के नंबर्स पर नजर रखनी है। एफएनओ स्पेस से काफ़ी सारी कंपनियां हैं, उसमें नाम चुनिंदा नामों में कॉनकॉर, टीवीएस मोटर, बिरला सॉफ्ट, आईओसीएल, डालमिया भारत जैसे स्टॉक्स पर फोकस करिए। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर बोर्ड बैठक में राइट्स इशू के टर्म्स पर विचार किया जाएगा। साथ ही आईपीओ के लिहाज से ईपैक ड्यूरेबल्स का आईपीओ आज बंद हो जाएगा, और कैबिनेट की ब्रीफिंग भी आज शाम 4:30 बजे से होगी। जहाँ तक कल का सवाल है, निफ्टी से दो कंपनियां जेएसडब्ल्यू स्टील और SBI लाइफ अपने नंबर्स घोषित करने वाली हैं। साथ ही एफएनओ स्पेस से लंबी लिस्ट है, इसमें सिलेक्टिव नेम्स में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स, इंद्रप्रस्थ गैस, श्रीराम फाइनेंस, सिंजीन, ACC जैसे स्टॉक शामिल है। आज़ाद इंजीनियरिंग पर भी नजर रखिए, 50% IPO एंकर लॉक इन, इसका 30 दिनों का खत्म हो जाएगा। साथ ही नेटवेब टेक्नोलॉजीज का भी प्री IPO इन्वेस्टर लॉक इन ओवर हो जाएगा। भारत बनाम इंग्लैंड का पहला टेस्ट भी शुरू होगा कल से, और साथ साथ ग्लोबल इवेंट के लिहाज से जो ECB की पॉलिसी है वो भी आपको कल के दिन में आती हुई नजर आएगी। और चौथी तिमाही के जो GDP की प्रिलिमिनरी रिलीज है US के लिहाज से, वो भी आपके सामने आएगा। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर हमारे बाजारों की छुट्टी रहने वाली है, पर जापान जो है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग्स, जो मीटिंग के मिनट्स है वो भी जारी करते हुए दिखेंगे। और अंत में 27 तारीख शनिवार कैश स्पेस से काफ़ी सारी कंपनियां हैं, कैप्री ग्लोबल, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, येस बैंक, सांगी इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स हैं जिनको आपको फोकस में रखना है। नंबर्स इनके आएंगे, रिएक्शन आपको अगले हफ्ते यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जेन टेक्नोलॉजीज और मैक्रोटेक डेवलपर्स बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ पूंजी जुटाने पर विचार होगा। कैप्री ग्लोबल की नतीजों पर तो ये डिक्लेरेशन करेंगे ही, साथ ही बोनस शेयर और शेयर विभाजन पर भी कंपनी विचार करने वाली है। और कर्नाटक बैंक अंत में, जहां पर फंड जुटाने पर कंपनी की बोर्ड बैठक होगी 27 तारीख को। ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स बाजार के लिए नजर रखेंगे इस पर। अरमान, गुड आफ्टरनून, पहले तो बताइए कौन कौन से नंबर्स आ चुके हैं अब तक। बिल्कुल, नंबर्स के साथ साथ कुछ जैसे IPO अपडेट्स में, जिसमें सबसे पहले अगर IPO अपडेट की बात करें तो ईपैक ड्यूरेबल, जिसका डे 3 चल रहा है, ओवरऑल सब्सक्रिप्शन 7 गुना आता हुआ दिखा है। रिटेल का हिस्सा 5 गुना, QIB लगभग 2.7 टाइम्स, नोवा एग्रीटेक डे 2 है आज, टोटल लगभग 21 गुना बढ़ता हुआ दिखा है। रिटेल का हिस्सा 25 गुना, QIB का देखिए 65% बढ़ता हुआ दिखा है। नतीजों में कैनरा बैंक के नतीजे आए हैं। मुनाफा जो आता हुआ दिखा है वो लगभग 27% बढ़कर आता हुआ दिखा है। अनुमान 3,460 करोड़ के मुनाफे का था, और लगभग 3,655 करोड़ के आसपास मुनाफा आता हुआ दिखा है। NII का बात करें तो वहाँ पर भी 9.5% के आसपास की बढ़ोतरी है, और वहाँ पर भी आपको देखें जो अनुमान था उससे बेहतर जो है NII आती हुई दिखी है। और नेट NPA की बात करें तो 1.4% से घटकर 1.3% पर आता हुआ दिखा है। एक्साइड इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर मुनाफा 240 करोड़ पर आया है, जो कि अनुमान अगर आप बात करें तो 268 करोड़ के आसपास का अनुमान था।
मुनाफे की बात करें तो मुनाफा 223 करोड़ से बढ़कर 240 करोड़ के आसपास जो है आता हुआ दिखा है। आय में 12.5% का उछाल है और आय अगर आप देखें जो कि अनुमान था उससे थोड़ी सी कम आती हुई दिखी है। मार्जिन जो हैं वो 11.7% से घटकर 11.4% पर आते हुए दिखे हैं। आईओबी यहाँ पर मुनाफा 30% बढ़कर 723 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। ग्रॉस एनपीए में आपको कमी आती हुई दिख रही है, 4.74% से घटकर 3.9% पर आते हुए दिखे हैं और एनआई में भी 5.5% का उछाल है। किर्लोस्कर न्यूमेटिक मुनाफा 33 करोड़ से बढ़कर 35 करोड़ आया है। आय में भी अगर आप देखें यहाँ पर गिरावट दिख रही है, 312 करोड़ से गिरकर 309 करोड़ पर आते हुए दिखे हैं। और अंत में जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो मुनाफा यहाँ पर 293 करोड़ से बढ़कर लगभग 300 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। एनआई यहाँ पर बात करें तो 23% यहाँ पर बढ़कर आई है। ग्रॉस एनपीए में भी आपको कटौती दिख रही है और नेट एनपीए में भी आपको कंपैरेटिवली नेट एनपीए थोड़ा सा अगर आप देखें तो बढ़कर आता हुआ दिखा है। नेट एनपीए जो था वो 0.09% से बढ़कर 0.17% पर आता हुआ दिखा है। ओके, तो ये है ढेर सारी खबरें जिनके दम पर आज आपको दिख रहा है भरपूर एक्शन। आइए इस कुछ और भी बाकी है, क्या बात है आज इतनी ज़्यादा किससे? सर ये पहले वाले नतीजे अब ज़्यादा हो गए ना, इसलिए फिर 2 पार्ट हो गए। ये कितने दिन तक ऐसा चलेगा? अच्छा, क्रिकेट की बहुत दिनों से बताइए ना सर। अभी भी बता के गया ना, आज बताई थी। हाँ हाँ, पहला इंग्लिश टेस्ट क्या है? पहला टेस्ट शुरू हो रहा है कल से। कहाँ पे, किसका? इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। कहाँ पे? कल हैदराबाद में पहला टेस्ट है। अच्छा, शुरू हो रहा है? कल से शुरू हो रहा है सर। मुझे लगा तो था, मैंने कहा कि शुरू होने बट की बेस्ट यही था कि अगर आप नहीं पूछते ना नहीं पूछते तो इंडिया जीत मुझे पूछना इसलिए जरूरी है कि अगर मैं नहीं पूछता तो ये जो सारे क्रिकेट दिखाने वाले चैनल की टीआरपी कम हो जाती है। लोगों को पता ही हाँ, नहीं। मैं पूछता हूँ तो कम से कम लोगों को याद आ जाता है कि अरे अच्छा मैच देखना है ऐसा। वेरी नाइस जी। कुछ और हैं खबरें, बताइए। यस सर। इंश्योरेंस कंपनीज यहाँ पर आपको फोकस रखना है क्योंकि जो हमारी एक्सक्लूसिव खबर थी इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एक बड़ी खबर, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए खास इंश्योरेंस स्कीम संभव है। यहाँ पे सूत्रों के हवाले से खबर आती हुई दिखी है। डिफेंस स्टॉक्स पर भी फोकस रखना है, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आती हुई दिखी है कि डिफेंस सेक्टर के लिए एलोकेशन जो है वो बढ़ सकता है। जो बजट में अगर आप देखें पिछली बार 5.94 लाख करोड़ का था, वो 7 से 10% बढ़ने की यहाँ पर उम्मीद है। कोल इंडिया, BHEL, यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर भी सूत्रों के हवाले से खबर आती हुई दिखी है कि कैबिनेट से कोल गैसिफिकेशन को मंजूरी मिलती हुई दिखी है। NMDC फाइन्स की कीमतें 400 रुपये बढ़ाकर लगभग 5,310 रुपये प्रति टन तय कर दी गई है। BGR एनर्जी, इनको तमिलनाडु ट्रांसमिशन ने 224 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट जो किया था वो रद्द किया है। पेटीएम, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर SVF इंडिया होल्डिंग जो कि लगातार इसमें हिस्सेदारी घटा रहा है, 2% उन्होंने हिस्सेदारी घटाई है। पर ये समय अवधि देखें तो 19 दिसंबर से 20 जनवरी के आसपास का अगर आप देखिए इस बीच के दौरान यहाँ पर हिस्सेदारी घटाते हुए दिखे हैं और अब घटकर हिस्सेदारी इनकी 5% के आसपास हो गई है। और अंत में ब्लॉक डील्स में जुबिलेंट फूड 10 लाख शेयर, मैक्स हेल्थ केयर लगभग 79 लाख जो कि 0.8% इक्विटी है, कोल इंडिया लगभग 90 लाख के आसपास और IDFC फर्स्ट बैंक 12 लाख शेयरों के कई सौदे होते हुए दिखे। ओके, ये हैं आपके लिए सारी खबरें आज की। ढेरों नतीजे और खबरें आपके सामने आ रहे हैं। अभी शारदा क्रॉपकेम के भी नंबर्स आ रहे हैं। भारत डायनामिक्स तो नंबर्स पर रिएक्ट कर ही रहा था। शारदा के मार्जिन्स चेक करते हैं एक बार, 50% से घटकर 11% रह गए। ये शार्प कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर दिखा है। तो ऑपरेशनली बड़ा हिट हुआ है। मुनाफा भी 108 करोड़ से घटकर सिर्फ 4.5 करोड़ रह गया। देखते हैं अगर कुछ एक्सेप्शनल आइटम है, क्योंकि नंबर्स तो काफ़ी ख़राब दिख रहे हैं। ऑपरेशनल नंबर्स तो डेफिनेटली बहुत ख़राब दिख रहे हैं। रेवेन्यू भी आधा हो गया, तो रेवेन्यू लेड डी ग्रोथ आई है। 1017 करोड़ से घटकर 633 करोड़ का आपको रेवेन्यू होते हुए दिखा है। तो रेवेन्यू डी ग्रोथ हुई है, बट साथ ही मुनाफे में, मार्जिन्स में, एबिटा में काफ़ी शार्प कॉन्ट्रैक्शन दिखा है। 507 करोड़ का कामकाजी मुनाफा सिर्फ 70 करोड़ का रह गया है। काफ़ी ख़राब नंबर्स शारदा क्रॉपकेम के आते हुए आपको दिखेंगे, इस पर भी रखनी है नज़र। आइए हमारे सारे मेहमानों का भी करते हैं स्वागत। बाजार भी एक्शन में है। बंसल जी, कुणाल जी, सुमित जी, हिमांशु गुप्ता साहब, जैन साहब, सचित जी और आशु मदान साहब फिलहाल हमारे पास शो पर जुड़ रहे हैं। सब तैयार है, हम भी तैयार हैं, कॉल है, बिल्कुल भी तैयार है। हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी बताइए सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनिल जी, खरीदारी है, खरीदारी का आइडिया है, खरीदना है संवर्धना मदरसन 109 रुपए 60 पैसे, 109 रुपए 70 पैसे पर स्टॉक ट्रेड करता है। अनिल जी, मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक विज़ मार्केट एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। पिछले 4-5 दिनों की वॉलेटिलिटी के बावजूद स्टॉक ने अपने सपोर्ट्स को होल्ड किया और आज पिछले 5 से 7 दिनों का जो कंसोलिडेशन जोन है उसको पार करने के लिए ये स्टॉक तैयार है।
स्टॉक अभी तक पिछले काफ़ी महीनों से बहुत बड़ा परफॉर्मर नहीं रहा था अनिल जी, लेकिन जिस तरह से अब यहाँ पर स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से एक अच्छी तेज़ी दिखा सकता है। एक्सपायरी से जस्ट 1 दिन पहले अनिल जी 110 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शंस में ऑलरेडी काफ़ी हेवी अनवाइंडिंग लाइकली देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि कल तक के लिए ये स्टॉक एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग प्ले भी हो सकता है। 115 ₹117 के टारगेट्स के लिए संवर्धना मदरसन में लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करके चलने की सलाह है। इंट्राडे चार्ट्स में ट्रिपल बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है। 108.90 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करके चलने की सलाह है। ओके, तो ये है आपके लिए राय मदरसन पर आती हुई। आइए आशु सर भी हमारे साथ है, एक बार जरा उनसे मार्केट पर व्यू भी ले लिया जाए और साथ ही जान लें अगर कोई स्प्रेड की स्ट्रेटेजी है, बताएं सर। अनिल जी देखिए, कल तक तो व्यू मतलब कल तक निपट जाने दीजिए, तब व्यू बनेगा। ये इतनी एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी और ऐसे लो वॉल्यूम पे अनिल जी, वॉल्यूम के जिस तरह की वॉलिटिलिटी हो रही है, मतलब इन कम वॉल्यूम पे, मतलब बहुत, मुझे तो रीजनेबल पास्ट में याद नहीं है कि कब इतनी हुई थी। तो अनिल जी बहुत कुछ होना है अभी भी। कल जैसे लग रहा है कि कल तूफान आया, परसों तूफान आया, आज सुबह तूफान आया, तो क्या थम गया है? अभी भी अनिल जी पूरी तरह से नहीं थमा है। मतलब बैंक निफ्टी हैज ए पोटेंशियल टू फॉल बाय अनदर 500 पॉइंट्स, बट हैविंग सेड दैट, इन द सेम स्पिरिट अनिल जी निफ्टी में लगता है कि अब सेम्बलेंस आ गई है। तो निफ्टी में अनिल जी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो आज जिन्होंने एक बहुत अच्छा दिया है। एक तो अपने वो एमसीपी थीम में अनिल जी मेटल्स, नाल्को बिल्कुल अनिल जी एक ऐसे लेवल पे आ गया है जो फॉल से पहले का लेवल था। अनिल जी निफ्टी में रिकवरी नहीं आई, लेकिन नाल्को में पहला एक स्टॉक है जिसमें रिकवरी आई, हिंद कॉपर दूसरा स्टॉक है जिसमें रिकवरी आई, और तीसरा स्टॉक है हिंडाल्को जिसमें रिकवरी आई। तो अनिल जी ये तीन स्टॉक्स मतलब ऑफ द लॉट जितना भी है अच्छे लगते हैं। टाटा पावर, एनटीपीसी भी अच्छे लगते हैं, ओएनजीसी। तो अनिल जी 5-6 स्टॉक्स में ये बोल रहा हूँ कि अब इस फॉल के अंदर निफ्टी कंपोनेंट्स में, अगेन ध्यान निफ्टी कंपोनेंट्स में रखना चाहिए और इनकी डिलीवरी उठाएं, और आगे पीछे करके लगता है मुझे ये अच्छे भाव मिल जाएंगे। और बजट में भी अनिल जी देखिए, इस वक्त ये मार्केट ने बजट हल्का कर दिया, लेकिन वो क्या होगा कि लॉस पूरा करने के लिए तो अनिल जी कोई कुछ ना कुछ करता रहता है। आज अनिल जी क्या कर रहा है, अगर हम किसी को नई कॉल्स दें, अगर मैंने 6 कॉल्स दी, कोई जी का लॉस संभाल रहा है, कोई अपने पुराने ऑप्शंस बिके हुए को संभाल रहा है, कोई अपने पुराने सौदे खड़े हुए को संभाल रहा है, तो मतलब ये इतना मतलब ये बहुत ज्यादा। मैं अगर गंगो हो जाऊं कि ये 6 स्टॉक ले लो चल जाएगा, किसी को बोल दो और कल चल जाए और मैं बोलूं कि देखा मैंने कहा था, नहीं जी अभी वो मजा नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट पीपल हैव टू पास दिस एक्सपायरी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह अनिल जी देखिए कैसे बैंक निफ्टी में 400 पॉइंट की रिकवरी, मतलब नीचे से आने के बाद 400-500 पॉइंट बैंक निफ्टी पॉजिटिव होने के बाद फिर 300 पॉइंट, तो ये अनिल जी इनहेरेंट वीकनेस दिखा रहा है बैंक निफ्टी कंपोनेंट्स में। आज आप देखिए अनिल जी, मैंने जिस स्पिरिट में आपको ये 4-6-8 स्टॉक बोले कि ये अभी गिरावट से पहले के जो हाईज थे ऑलमोस्ट उस पे हो गए हैं, वो क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। इन द सेम स्पिरिट अनिल जी बैंक्स को देखिए, मतलब एसबीआई कल 605 से तो आज 615 दिखेगा, लेकिन 650 से 615 है, तो अनिल जी ऊपर के लोग सारे फंसे हुए हैं। कल ये फिर 605 भी ब्रीच कर सकता है, करेगा नहीं करेगा नहीं जी, मैं शॉर्ट कॉल नहीं दे रहा, क्योंकि अनिल जी इस ऐसे टाइम पे शॉर्ट कॉल, कल जिसने शॉर्ट कॉल दी आज सारा ऊपर खुला, परसों लॉन्ग कॉल दी कल सारा नीचे खुला, तो ये दोनों तरफ के सौदे अनिल जी इस वक्त इतने मोमेंटम में ट्रेडिंग का तो बनने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये जो 7-8 स्टॉक्स है अनिल जी अभी या डिप्स में थोड़ी थोड़ी डिलीवरी लेके रखे, आगे पीछे करके अनिल जी हो सकता है अगले 15 दिन में ही इनमें अच्छा भाव मिल जाए। बाकी अनिल जी बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक ने रिकवरी दी है, लेकिन कोई ऐसी कोई मेजर रिकवरी नहीं है। एक्सिस भी ठीक है, कोटक अनिल जी क्या घटेगा क्या बढ़ेगा, ना बढ़ता है ना चलता है। पीएसयू बैंक्स में अनिल जी थोड़ी हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी में अनिल जी अभी भी, और अनिल जी जो ऑप्शन सेलर फंस गया है ना, उसका निकलना मतलब बहुत जरूरी होता है। और वो क्या होता है जी, विशफुल होता है। जब आप अपने स्टॉक, अपनी पोजीशन और अपनी उससे विशफुल हो गए ना कि मेरा भाव आ जाए या घट जाए, अनिल जी एक्सपायरी में मतलब 1-2 बार नहीं 1,00,000 बार बोल चुका हूं, अगर आपकी पोजीशन अगेंस्ट है तो एक्सपायरी आपको कभी ऑब्लाइज नहीं करेगी, आपके दर्द पे और ज्यादा नमक निचोड़ेगी एक्सपायरी। तो एक्सपायरी के आगे अनिल जी किसी की नहीं चलती। तो इसलिए कल का दिन एक देखते हैं अनिल जी। बाकी जो मैंने 7-8 स्टॉक्स बोले लेड बाय मेटल्स, मुझे लगता है कि उनमें जिस तरह की रिकवरी दिखी है, हिंडाल्को, नाल्को, हिंद कॉपर, ये वापस एक अच्छी मूव दिखाने को तैयार है। और मेरे को लगता है कि अनिल जी मतलब अगले 1-8 महीने में शायद अगर मार्केट ठीक होती है 50-50 रुपए बढ़ सकते हैं। ये है आपके लिए राय इस वक्त बाजार पर आती हुई। आइए बढ़ते आगे, कुछ और स्टॉक्स जो एक्शन में दिख रहे हैं उन पर राय लेते हैं। सचिन जी की तरफ से बिगुल, BTS डबल टी। बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी यहाँ पर दालमिया भारत में एक
सपोर्ट को वापस रिकन्फर्म किया है 2100 के आसपास का। एंड कहीं जाकर संकेत यही आ रहे हैं कि पिछले 4 महीनों से इसमें जो एक करेक्टिव फेज ऑनगोइंग थी, वो करेक्टिव फेज कहीं पे कंप्लीट हो चुकी है। एंड एक अच्छा पुल बैक यहाँ पर बन सकता है। लगभग 2300 के पहले कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है स्टॉक में, तो खरीदारी करनी है। दालमिया भारत में थोड़ा सा पोजिशनल कॉल होगा। जिस तरीके से पिछले ट्रेडिंग सेशन में एक स्विंग लो बनाया था लगभग अराउंड 2090 के आसपास का, तो स्टॉप लॉसेस आपको 2100 के आसपास के ही लगाने हैं एंड खरीदारी करनी है दालमिया भारत के फ्यूचर्स में। पहला टारगेट होगा, इंटरमीडिएट टारगेट होगा अराउंड 2230 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 2340 तक एक अच्छा पुल बैक इस पर्टिकुलर स्टॉक में नजर आना चाहिए। तो फिर पोजिशनली 2340 तक के टारगेट के लिए खरीदारी करें दालमिया भारत। ये काउंटर एक्शन में दिख रहा है, 2100 का लगाइए स्टॉप लॉसेस। बीच कुछ और नंबर्स आ रहे हैं, एक बार पहले CMS इन्फो, इसके नंबर्स देख लेते हैं। 19% रेवेन्यू ग्रोथ है, मुनाफे में 14% ग्रोथ है, 12% कामकाजी मुनाफा बढ़ा है, बट मार्जिन श्रिंक हुए 27.7% के घटकर 25.9% आए हैं, ये रखिए नज़र। दूसरा शारदा क्रॉपकेम, एक मार्जिन का आंकड़ा इसमें थोड़ा बदला हुआ है, वो हम आपके लिए फिर से हाईलाइट कर देते हैं। मार्जिन घटे हैं, आधे हो गए हैं, बट 20.3% से घटकर 10.9% हुए। तो जो फर्स्ट मार्जिन का आंकड़ा था वो गलत था। 20.3% के मार्जिन आधे होकर 10.9% हुए। बाकी सारे आंकड़े काफ़ी ख़राब आए हैं। 38% रेवेन्यू गिरकर आया है, 96% प्रॉफिट इनका गिरकर आया है, एबिटा भी इनका 67% घटा है। तो काफ़ी ख़राब नंबर्स आए हैं, पर जो मार्जिन का आंकड़ा है वो आप ध्यान रखिए, 20.3% से घटकर 10.9% आते हुए दिखाए। खराब नंबर्स पे ये रिएक्ट कर रहा है। एक बार जैन साहब से जरा पूछें अगर वो स्टॉक को ट्रैक करते हैं कि नहीं। जैन साहब, बेहद खराब नंबर्स आए और रेवेन्यू डीग्रोथ हुआ है, 38% इनका रेवेन्यू गिर कर आया सर। या बिल्कुल, ये शारदा क्रॉपकेम की बात कर रहे हैं, राइट। इनफैक्ट अनफॉर्चुनेटली देखिए, इस स्टॉक को मैंने काफी पहले जैन साहब के जेम्स में भी किया था रेकमेंड, हालांकि तब ये टारगेट अचीव हो गया। पिछले कुछ दिनों से सर्टेनली रेकमेंड नहीं कर रहे, क्योंकि 2-3 क्वार्टर से चीजें खराब हो रही है और इनफैक्ट इनके लॉसेस भी आ रहे हैं, और ये क्वार्टर भी वैसा ही कुछ है। इनफैक्ट बहुत ज्यादा अच्छे 2 क्वार्टर्स आने के बाद कंपनी ने खराब रिजल्ट्स दिए हैं। तो जिन्होंने लिया हुआ है, मैं यही बोलूंगा कि अब ये ऑलरेडी काफी करेक्ट कर चुका है। तो एक मतलब कई बार बाउंस एक आ जाए तो बाउंस में निकलने की कोशिश करनी चाहिए। ऑलरेडी काफी चीजें प्राइस्ड इन भी है, ऊपर के लेवल से करीब मतलब 580 के लेवल से आज 400 के नीचे आ गया है। तो जहां पर भी थोड़ा सा बाउंस आए, हालांकि लगता नहीं, उम्मीद नहीं है मुझे कि ऐसा बाउंस आएगा, क्योंकि 2 क्वार्टर्स लॉसेस के बाद हालांकि एक प्रॉफिट आया है, बट फिर भी रॉ मटेरियल कॉस्ट और ये सबको लेकर और कुछ ना कुछ अलग है, जो चीज मार्केट्स को शायद उस तरीके से पता नहीं है या सामने नहीं आ रही है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए स्टॉक में, अननेसेसरली बॉटम फिशिंग तो नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, थोड़ा ध्यान रखिए और बॉटम फिशिंग मत करिए। काफ़ी खराब नंबर्स आते हुए दिखे हैं। इस बीच बड़ी खबर आती हुई दिख रही है कोल इंडिया, BHEL और गेल के लिए। कोल गैसिफिकेशन को यहाँ पर मंजूरी मिल चुकी है, कैबिनेट ने यहाँ पर मंजूरी दे दी है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट की मंजूरी दे दी है। कोल गैसिफिकेशन आपको याद होगा, कोल से प्रोड्यूस की गई गैस के जरिए फिर हीट जनरेट करने का एक अलग तरीका है, एनर्जी जनरेट करने का अलग तरीका है। तो 3 कंपनीज जहाँ पर मेनली इसका इम्पैक्ट आना चाहिए, कोल इंडिया, BHEL और गेल। कोल इंडिया के 2 जेवीज हैं, एक तो कोल इंडिया और गेल के बीच में जेवी है, दूसरा कोल इंडिया और BHEL के बीच में भी एक जॉइंट वेंचर है कोल गैसिफिकेशन को ही एक्सप्लोर करने के लिए। ऑफ कोर्स लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर कोल इंडिया इसमें इन्वॉल्व है। BHEL वो प्लांट्स बनाएगा जिससे ये गैसिफिकेशन का प्रोसेस पूरा किया जा सके, और गेल इसके ट्रांसपोर्टेशन में काम करेगा। तो इन तीनों कंपनीज को बड़ा फायदा होगा इस खबर का, और तीनों कंपनीज पर आप रिएक्शन भी देख रहे हैं। कोल इंडिया तो आज टॉप फॉर्म में दिख ही रहा है, गेल भी आपको बढ़िया फॉर्म में दिख रहा है, और दोनों काउंटर्स डेज हाई पर इस समय ट्रेड करते दिख रहे हैं। तो बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। जहां तक कोल गैसिफिकेशन का सवाल है, बड़ा प्रोजेक्ट है जिसे क्लियर किया गया है। करीब 8,500 करोड़ का आउटले इस स्कीम को दिया जा रहा है। तो बड़ी इन्वेस्टमेंट, $1 बिलियन से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट सरकार इस स्कीम में करने जा रही है, और इसलिए इन काउंटर्स पर भी आपको रखनी नज़र। BHEL, गेल, कोल इंडिया, तीनों पर आपको एक्शन इस समय बनते हुए दिख रहा है। जी बिजनेस की बड़ी खबर पर मुहर भी आपको लगती हुई इस समय दिख रही है। आइए जरा इन काउंटर्स पर राय भी ले लेते हैं, क्योंकि गेल सुबह से ही काफ़ी एक्टिव दिख रहा है, ट्रेड में भी अच्छी मूव इस पर आ रही है। कुणाल जी, एक बार गेल का चार्ट देखें सर, डेज हाई पर 4% की मूव। देखिए, बहुत ही शानदार चार्ट है दीपांशु। ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है। कल जरूर स्टॉक में बाजार के साथ गिरावट आई, लेकिन बड़ी शानदार रिकवरी आज के ट्रेड में आती हुई दिख रही है।
एक कंजेशन अब जो है वो इसके 170 रुपए के रीजन में है, तो मुझे लगता है कि 170 तक कोई खास रेजिस्टेंस नहीं है। वो लेवल्स आपको 1-2 दिन में आते हुए दिखेंगे। 170 पार हो जाए तो इस पर फ्रेश ब्रेकआउट होगा और फिर इस पर खरीदारी की भी राय है। तो ये है आपके लिए कोल इंडिया, जहां पर आपको माफ़ कीजिएगा गेल, जहां पर आपको मूव आती हुई दिख रही है। BHEL, इस पर भी एक बार नज़र डाल देते हैं क्योंकि ये स्टॉक कल की गिरावट में इस पर भी ऑफकोर्स प्रेशर आया था, कल भारी भरकम प्रेशर इस पर आया था, बट वहां से आज रिबाउंड हो रहा है और इस खबर का भी इम्पैक्ट आपको BHEL के काउंटर पर आते हुए दिख रहा है। बंसल जी जरा देखेंगे, BHEL कल की गिरावट के बाद आज अच्छा रिबाउंड दिखा रहा है और खबर का भी सपोर्ट है अब सर। दीपांशु, बढ़िया टेक्निकल चार्ट है और कल की गिरावट में भी दीपांशु इसका एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है 190 193 का, वो नहीं टूटा था। और जिनके पास है दीपांशु, होल्ड करना चाहिए। पहले भी दीपांशु पर रिपीट करा था, 200 रुपए के ऊपर स्टॉक निकला है और एक मेजर लेवल्स इसने जनवरी 2015 के मेजर लेवल्स को तोड़ा है, तो एक नई टेरिटरी में इसने एंट्री ली है। हल्की फुल्की करेक्शन पर इसमें मतलब कि बाय एंड होल्ड करना चाहिए। गिरावट में इसको खरीदना चाहिए, गेल को खरीदना चाहिए, ONGC को खरीदना चाहिए, गुजरात गैस को खरीदना चाहिए। और ये सब स्टॉक्स दीपांशु वो हैं जिनको स्टॉप लॉस के धागों में नहीं बांधना चाहिए। एक बड़ी री रेटिंग देखने को मिलेगी, तो स्टॉप लॉस के धागों में तभी नहीं बांधेंगे जब इनको डिलीवरी में बाय एंड होल्ड करेंगे। तो खरीदारी की राय है इन सब स्टॉक्स में। राय इन सब स्टॉक्स पर रखे नजर। PSU स्टॉक से तो अच्छी खबर है ही, कोल इंडिया, BHEL और गेल यहाँ पर इन पर्टिकुलर रखनी है नजर। और BHEL तो ऑफकोर्स अनिल जी के रेडार पर काफी समय रहा है। तो अनिल जी, बजट से पहले कुछ बड़े अनाउंसमेंट आते हुए दिख रहे हैं और ये काफी समय से इसका इंतजार था, कोल गैसिफिकेशन का 8,500 करोड़ के साथ बजट से पहले सरकार ने आउटले यहाँ पर दे दिया सर। बिल्कुल ठीक बात है, ये बड़ी खबर आ रही है और अच्छी बात ये भी है कि सरकार की तरफ से बजट से पहले एक्शन होते हुए दिख रहे हैं। और दीप, मेरे ख्याल से ऑलरेडी हमने ये खबर की भी थी, हमने बताया भी था कि होने की जल्दी भी तैयारी है और ये इन कंपनियों के लिए वाकई में काफ़ी अच्छी बात है भी। लेकिन बजट से याद आया, बजट 1 मिनट में समझने की जो हमारी पूरी तैयारी थी, जिसमें हमने आपको समझाया था इंटरिम बजट क्या होता है। लेकिन आइए अब आपको बता दें कि वोट ऑन अकाउंट ये क्या होता है, जरा समझ लीजिए। वोट ऑन अकाउंट यानी कि शुद्ध हिंदी भाषा में लेखानुदान। जैसा कि इसके नाम में 2 शब्द है, वोट और अकाउंट। जी हाँ, वोट कब होते हैं? चुनाव के वक्त। तो जिस साल चुनाव होने वाले होते हैं उस साल आता है इंटरिम बजट, ये तो आपको पता ही है। इंटरिम बजट का एक हिस्सा होता है वोट ऑन अकाउंट। होता क्या है, इंटरिम बजट में सारे के सारे कमाई और खर्चों का विवरण होता है। जब तक कि नई सरकार न बन जाए तब तक वो सरकार उसी के दम पर काम करती है। लेकिन वोट ऑन अकाउंट में सिर्फ खर्चों का विवरण होता है। एक बार सरकार को मंजूरी दे दी जाती है कि आपका जो भी खर्चा हो, नई सरकार ना बने, नया बजट ना आए, तब तक ये खर्चे करते रहिए। लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है? इंटरिम बजट, इस पर चर्चा होनी जरूरी है, इसे संसद से पास करवाना जरूरी है। लेकिन एक बार इंटरिम बजट पास हो गया, वोट ऑन अकाउंट के लिए किसी तरह की चर्चा की जरूरत नहीं है, ये बस काम करना शुरू कर देगा। दूसरा, एक और बात है, इंटरिम बजट में कमाई का भी विवरण होता है और खर्चों का भी। वोट ऑन अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ खर्चों का विवरण। अच्छा, इंटरिम बजट में सरकार चाहे तो टैक्सेशन से रिलेटेड, कुछ पॉलिसीज मैटर से रिलेटेड डिसीजन ले सकती है, उसमें चर्चा कर सकती है। लेकिन वोट ऑन अकाउंट में ना, ऐसा कोई डिस्कशन बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ सरकार को थोड़े समय के लिए, जब तक कि नई सरकार बनकर ना आए, खर्चे करने के लिए एक अनुमति मिलती है। ये बड़ा फर्क है। IOC, ये है वो नतीजा आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं। मुनाफा बढ़कर आता हुआ दिख रहा है दमदार तरीके से, और ये है 12,967 करोड़ से घटकर आया है मुनाफा। तिमाही दर तिमाही 8,060 करोड़ आता हुआ दिखा है। ये है मुनाफे का आंकड़ा। हालांकि अनुमान से काफी अच्छा है। अनुमान था 4,222 करोड़ का, उसके सामने लगभग दुगुना आया है, अनुमान से दुगुना आता हुआ दिखा है। आय 1,80,000 करोड़ से बढ़कर 2 लाख करोड़ का, अनुमान से ज्यादा 2 लाख करोड़ आए है। कितना पेट्रोल डीजल भराते हो भाई सब लोगों के? 1,84,000 करोड़ का अनुमान था, उससे ज्यादा आय बेहतर है। बहुत अच्छी है। मुनाफे का आंकड़ा घटा भले ही, लेकिन अनुमान से काफी बेहतर है। तिमाही दर तिमाही आंकड़े आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं। अन्य आय 48% बढ़कर 1453 करोड़ है, खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाकी आंकड़े अच्छे हैं। IOC, आइए हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, जरा उनसे राय ली जाए। जैन साहब, तेल कंपनियों पर अपनी राय दीजिए। HP, BP, IOC पे वैसे आप देना चाहते नहीं होंगे, लेकिन मैं लेना चाहता हूँ। नहीं अनिल जी, ऐसा नहीं है, देना तो मैं बिल्कुल चाहता हूँ, क्योंकि इस बार रायचंद बनना मुझे इस सेक्टर के लिए। क्योंकि देखिए, वैसे तो देखिए BPCL मुझे बेस्ट लगता है इन तीनों में से, और ऑलरेडी बहुत
चले हुए भी नहीं है वैसे देखा जाए, क्योंकि इनके प्राइसेस हमें लगता है कि अभी चल गए, बट ओवरऑल देखें 2018 वाले भाव, 19 वाले भाव, जब स्ट्रेटेजिक सेल वाली बात आई थी बीपीसीएल की, तब के भाव अभी भी चल रहे। 480 रुपए के ऊपर अनाउंसमेंट हुआ था और वहां से भी कोई बहुत बीपीसीएल एचपीसीएल चले नहीं है। जस्ट दैट एक तलवार लटकी हुई है, और मैंने जी बिजनेस पे ही ये हमारी एक स्पेशल खबर भी थी कि हो सकता है ये 10 रुपया प्राइजेस कम हो जाए फ्यूल की प्राइजेस, तो उसकी वजह से थोड़ा सा एक डरना जरूरी है। बाकी टेक्निकली हो या फंडामेंटली हो, स्टॉक्स बहुत बढ़िया लग रहे हैं। क्रूड ऑयल की प्राइसेस नीचे आते तो इन सब कंपनियों को बहुत फायदा होता, और ये सारे फायदे हम देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल नीचे भी आया और उस तरीके से पास ऑन नहीं हुआ गया, और दिसंबर के इलेक्शंस के पहले थोड़े सुस्त थे, और जैसे दिसंबर का इलेक्शन के रिजल्ट्स आए उसके बाद सबसे ज्यादा चलने वालों में से ये स्टॉक्स थे। तो स्टॉक्स बहुत बढ़िया लगते हैं। जस्ट दैट एक थोड़ा सा एक हो सकता है कि एक तलवार लटकी भी है, वो है कि इलेक्शंस के पहले कोई पॉपुलिस्ट मेजर कोई आ जाए, तो हो सकता है कि इसमें थोड़ी फ्यूल की प्राइसेस कम हो तो इनके थोड़े मार्जिन पे इंपैक्ट आ जाए। बट ओवरऑल फ्रॉम लॉन्गर टाइम फ्रेम मुझे लगता है जो पॉलिसी चेंजेस पिछले कुछ सालों में आए हैं और एपीएम और ये सब हटे हैं, उसकी वजह से ये कंपनियां पहले बहुत पिछड़ी हुई थी, अब बहुत ज्यादा अच्छा कर रही है। मेरे हिसाब से होल्ड करके रखे और नीचे आने पे ले भी सकते हैं, और ये तलवार का जरूर से ध्यान रखे, क्योंकि एक बार एक अच्छा करेक्शन आ सकता है इन सब अगर इम्प्लीमेंटेशन आता है। बिल्कुल नज़र रखिए आईओसी एचपीबीपी यहाँ पर नंबर्स थोड़े सुस्त हैं। तिमाही दर तिमाही हम सुस्ती का ही अनुमान लगा रहे थे, बट जो अनुमान लगा रहे थे उससे बहुत मजबूत नंबर्स आपको आते दिखे, और इसलिए आप रिएक्शन भी देख रहे हैं। अपटेक आ रहा है आईओसी में, और एचपीसीएल बीपीसीएल पर भी रखिए नज़र, क्योंकि अब उनके नंबर्स देख आईओसी के नंबर्स देख के उन नंबर्स की भी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी बढ़ जाएंगी। आइए चलते हैं सुमित जी के पास, एक बिगुल उनके लिए सुमित का सुपर हिट। सुमित जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। दीपांशु, एक बाय का स्टॉक अभी रडार पे आया। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 194 रुपए 40 पैसे, 194 रुपए 60 पैसे, 194.40, 194.60 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन। टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन। ये स्टॉक में एक गिरावट के बाद आज एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। कल का हाई जस्ट अभी ब्रेक कर रहा है। स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा जंप, अच्छा मूव ऊपर की तरफ का देखने को मिलना चाहिए। यहाँ पे आने वाले कुछ दिनों के लिए टीवीएस सप्लाई चेन के अंदर खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 185, 187 के पास है, तो 187 के स्टॉप लॉस से टीवीएस सप्लाई चेन में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 204 का इसका पहला टारगेट होगा, 208 का इसका दूसरा टारगेट होगा। तो कुछ दिनों के लिए खरीदारी करें टीवीएस सप्लाई चेन। बाद ये स्टॉक आया है रेडर पर। डीपी एकमात्र स्टॉक मेरे ख्याल से ऐसा है जो हमने नवरत्न एसआईपी रोस्टम में जो रिकमेंड किया, जो अब तक नहीं चला है। करेक्ट, ये एक स्टॉक है जो अभी तक नहीं चला है मेरे ख्याल से। फंडामेंटल हमने इसको रिकमेंड नहीं किया, ये सबसे ज़्यादा पेशेंस यही टेस्ट कर रहा है। अब देखिए सुमित जी की नजरें इनायत हुई है, पता नहीं चार्ट्स में कुछ तो ऐसा सुमित जी को दिखा। सुमित जी चार्ट ढूंढ के देखे ना एकदम से अच्छे। बिल्कुल अनिल जी, इसके अंदर लोअर लेवल से रिबाउंड का संकेत मिल रहा है, और पिछले 3-4 दिनों के हाई भी ब्रेक कर रहा है, तो एक मूव तो इसके अंदर यहाँ से जरूर बनता है। परफेक्ट। तो बिल्कुल फंडामेंटली तो हम भी साथ हैं सुमित जी के। फंडामेंटली तो आइडिया है ही कि बढ़िया है, लेकिन देखो टेक्निकली आगे क्या कुछ होता है। टीवीएस सप्लाई चेन। सेठी साहब से मुलाकात करने का वक्त है। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब बताएं सर, क्या हाल चाल है? कैसा रहा कल का कार्यक्रम आपका? अनिल जी हालचाल बिल्कुल ठीक है। हाँ। कल का कार्यक्रम अच्छा ही था अनिल जी। कल एक्चुअली अनिल जी जिस तरह का बाजार था ना, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्टॉक तो बहुत सारे दे सकता था, बट शॉर्ट टर्म वाले में रिस्क यही थी कि स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होने का जो 2.5 से 1 घंटे बाद या आज सुबह वो डेफिनेटली ट्रिगर हो जाते जिस तरह के बाजार थे। तो इसलिए मैंने कल नोटा का इस्तेमाल किया अनिल जी, बहुत दिनों बाद, मतलब बहुत महीनों बाद। या मुझे लगता है जब से ये सदाबहार सेठी साहब के शॉर्ट टर्म पिक्स वाला सेगमेंट शुरू हुआ है, 1 या 2 बार ही मैंने नोटा का प्रयोग किया। तो कल आशु सर भी आ गए थे सुबह, वो दोपहर में, उस चक्कर में तो नहीं? आशु जी है अभी वैसे। आशु जी कल लंबे समय बाद नोटा का इस्तेमाल किया, जिसको आप मंदी मानते हैं ना वैसे। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, वो इनडायरेक्ट सिग्नल्स है। हाँ, इनडायरेक्ट सिग्नल्स है। सारे फंडामेंटल एक्सर खरीदारी के लिए मना करे, और आशीष को कल चोपड़ा साहब को भी मंदी में कर दिया। चलिए बढ़िया। लेकिन आज सेठी साहब विद फुल बैंक वापस तैयार हैं। बताएं सर आज की पहली पिक।
हाँ बिल्कुल अनिल जी, आज का जो मेरा पहला स्टॉक जिसमें खरीदारी करने की सलाह है कैश मार्केट का स्टॉक है। अनिल जी पहली बार कवर कर रहा हूँ, स्टॉक का नाम है ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स, जो अभी 581 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। इसके पहले शॉर्ट टर्म टारगेट है 620 रुपए के, स्टॉप लॉस रखना 570 रुपए के। अनिल जी जो हाल ही में हमने सबने एक बड़ी धूमधाम से श्री राम महोत्सव मनाया परसों, उसके बाद जो प्रधानमंत्री जी ने एक योजना का अनाउंस करा था, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, उसकी भी एक इनडायरेक्टली बेनिफिशियरी है ये कंपनी। बिकॉज ये कंपनी मतलब बाकी भी कई सारे काम है, बट इसके अलावा ये सोलर इन्वर्टर्स, फिर स्मार्ट मीटरिंग सॉल्यूशंस के सेगमेंट में भी ऑपरेट करती है। बाकी इन नटशेल ये ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली एक जबरदस्त कंपनी है। कई सारे पावर इक्विपमेंट्स बनाती है, लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स बनाती है, और जैसे मैंने कहा सोलर इन्वर्टर्स और ये आपके स्मार्ट मीटरिंग सॉल्यूशंस ये सब भी करती है। तो ये जो 1 करोड़ रूफटॉप सोलर सिस्टम्स लगाने का जो प्रधानमंत्री जी ने योजना जारी करी है, उसका एक बड़ा फायदा इस कंपनी को भी हो सकता है। बाकी एक निश टेक्नोलॉजी है, हाई मार्जिन बिजनेस है, अराउंड 18 से 20% के मार्जिन है, बहुत ही अच्छा और एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट है। IIT बॉम्बे से क्वालिफिकेशन उन्होंने ग्रैंड करी हुई है। ये मैंने आपके साथ जो न्यूज पर व्यूज में मैनेजमेंट आया था उनको सुना था, तो बहुत ही कॉन्फिडेंस आता है वो सब देख के। बाकी एक हाई ग्रोथ वाली कंपनी है और इनके 3 प्लांट्स है, एक तो नासिक में है और 2 बाहर है, एक पोलैंड में है और एक चाइना में है। फंडामेंटल्स बहुत मजबूत है, लो डेट कंपनी है। सितंबर तिमाही भी अच्छी थी, और FISDH भी अराउंड 16-17% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें क्वांट है 5%, फिर निपॉन, HDFC, बंधन, ABSL वगैरह है। तो इसमें खरीदारी करने की सलाह, और शॉर्ट टर्म टारगेट है 620 रुपए का, और मुझे लगता है बजट को भी ध्यान में रखते हुए इस स्टॉक में बिल्कुल होल्ड करना चाहिए इसको। बिल्कुल, चलिए तो आपकी बात करते करते ऑलरेडी 610 तक पहुंच चुका है। सेठी साहब जब तक दूसरा स्टॉक देंगे तब तक पता नहीं शायद टारगेट के आसपास आ जाए। कुछ विचार है रिवाइज करने का स्टॉप लॉस टारगेट? नहीं तो हम तो यही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं अनिल जी, हल्के में मैंने लास्ट में बोला कि बजट के लिए भी अच्छा लगता है, तो सब अपने हिसाब से इसका टारगेट रिवाइज कर ले अनिल जी। मुझे लगता है ये 650 तक के लेवल्स बजट तक आ सकते हैं इसमें। ओके, बजट तक भी होल्ड कर सकते हैं, थोड़ा और ऊपर के टारगेट के लिए। बनाए सेठी साहब दूसरा स्टॉक। अनिल जी आज का जो दूसरा स्टॉक है एक ऐसे सेक्टर से है जो फोकस में है, सीमेंट का सेक्टर, और यहाँ से एक पसंदीदा स्टॉक स्टार सीमेंट मुझे पसंद आता है। 179 के लेवल्स पे अभी ट्रेड कर रहा है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 195 के, स्टॉप लॉस रखना है 175 का छोटा स्टॉप लॉस। हाल ही में हमने सीमेंट सेक्टर के नतीजे देखे, श्री दिग्विजय सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, JK सीमेंट, बहुत ही धुआंधार तोड़फोड़ नतीजे आए हैं तीनों ही कंपनियों के। तो उसको अगर देखते हुए लगता है कि सीमेंट सेक्टर के नतीजे इस बार बहुत अच्छे रहने वाले हैं। ये कंपनी मेनली नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेट करती है। इनका एक प्लांट है मेघालय में और दूसरा प्लांट है सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में। 4 मिलियन टन की इनकी कैपेसिटी है, और जहां पे इनके प्लांट्स है वहां पे लाइमस्टोन की एडिक्वेट अवेलेबिलिटी है, तो उसका एक फायदा होता है। बाकी एक बड़े मार्केट जैसे 7 जो नॉर्थ ईस्टर्न सिस्टर स्टेट्स हैं उनको कैटर करती है, फिर बिहार है, वेस्ट बंगाल है, और बहुत ही काम हो रहा है नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का। मोदी गवर्नमेंट की पूरी फोकस है नॉर्थ ईस्ट में। कई सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हुए हैं और आने वाले सालों में भी बहुत कई इंफ्रा प्रोजेक्ट्स वहां पे होंगे, तो उसका एक बड़ा फायदा इस तरह की कंपनी को होगा। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। सितंबर तिमाही भी अच्छी थी, 40 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल 31 करोड़ का पैट था। एक जीरो डेट कंपनी है, सॉलिड फंडामेंटल्स है, अच्छे मार्जिन है, और इसमें FISDH भी अराउंड 7.11% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें SBI म्यूचुअल फंड प्रोमिनेंट है। बाकी वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो बाकी जो सीमेंट कंपनीज है उनके कंपैरिजन में काफी सस्ता ट्रेड करता है ये स्टॉक, तो मुझे लगता है यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 195, स्टॉप लॉस ऑफ 175। 195 के टारगेट के लिए खरीदारी करें स्टार सीमेंट, और 620 का पुराना टारगेट था, अब उसे 650 तक के लिए अब एक्सटेंड कर सकते हैं ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स। इन दोनों काउंटर्स पर रखनी है नजर। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। आइए ली जाए अनिल जी से भी उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी। जबरदस्त फॉर्म में दिख रहे हैं सर अमेरिकी बाजार के फ्यूचर्स। 40 पॉइंट ऊपर है डाउ फ्यूचर्स, कल ऑफ कोर्स 100 पॉइंट गिरा था। नैस्डैक फ्यूचर्स पर रखिए नजर। नेटफ्लिक्स का शेयर पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग में 9% ऊपर था, और 125 अंक ऊपर आपको नैस्डैक फ्यूचर्स इस समय दिख रहे हैं, उसका रिएक्शन है। S&P फ्यूचर्स पे भी अच्छी तेजी है, तो US फ्यूचर्स अच्छे संकेत दे रहे हैं। यूरोप के बाजारों में खरीदारी है। कच्चा तेल थोड़ा ऊपर है, उससे कोई परेशानी नहीं है। रुपया आपका स्टेबल है। एशिया में भी ठीक ठाक कारोबार था।
बताएं अनिल जी क्या करना चाहिए। व्यू पॉजिटिव साइड पर दीप हमारा नीचे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी पे चलेंगे जब तक कि आज का लो ना टूटे। हम निफ्टी पर 21,150 पे जो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, जहाँ से हमने आज बोला भी कि आज आपको खरीदारी करनी चाहिए, उस रेंज में पहुंचा। तो एक बार ये 1000 पॉइंट का करेक्शन आपके लिए ऊपर से नीचे का नॉन स्टॉप हो गया 3 दिन में, तो थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। ऊपर में रुकावट है 21,550 21,650 की रेंज, वो थोड़ी रुकावट का काम करेगी। तो जितना हम उसके पास पहुँचेंगे वहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे। एक्सपायरी का दिन भी है कल, आज भी बचा हुआ 1.5 घंटा, थोड़े वोलेटाइल रह सकते हैं। सो ऊपर में 21,450 21,500 की रेंज में अगर आ जाता है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करके वापस इंतजार कीजिए। नीचे में 21,300 के आसपास आता है तो एंट्री कीजिए। 21,300 मेक और ब्रेक लेवल है निफ्टी पर। 80 लाख शेयर पुट में है, 76 लाख शेयर कॉल्स में। अब आप 21,400 पे आ गए हैं, 80 लाख शेयर, और तो कॉल रेट थोड़ा सा फंसने के संकेत दे रहा है। और अगर 3 बजे तक आप 21,400 के ऊपर टिके रहे, जो कि रहेंगे, तो मुझे लगता है कि दीप कोई बड़ी बात नहीं, आज ही आप 21,450 और 21,500 की रेंज में आज ही पहुंच जाए। तो यहाँ से भी 50 से 100 पॉइंट की अपसाइड और बन सकती है निफ्टी में आज ही। ध्यान से सुनिएगा, आज ही। हाँ, और दूसरी बात है कि बैंक निफ्टी भी अब कमज़ोर होने से इनकार कर रहा है। क्यों कर रहा है? HDFC बैंक नहीं जा रहा। अब HDFC बैंक नहीं जा रहा तो बैंक निफ्टी भी ज़्यादा देर तक नीचे रहेगा, इसके चांस थोड़े कम बनते हुए दिख रहे हैं। 45,000 के ऊपर आ चुका है। अगर 45,000 के ऊपर टिके रह जाता है 3 बजे तक, तो बैंक निफ्टी में भी थोड़ी रिकवरी के आसार बन सकते हैं। वो इसलिए बन सकते हैं जबकि 45,000 के बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो कॉल्स में जिस तरह की पोजीशन बनी है, 45,000 का कॉल रेट थोड़ा फंसेगा। अब 40 लाख शेयर वहाँ पर हैं। तो आई थिंक थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। और आज सुबह आपको ध्यान होगा, सुबह हम ये बात भी कर रहे थे कि वायदा कारोबार के संकेत आपके लिए पॉजिटिव हैं, क्योंकि ओवर सोल्ड पुट कॉल रेशियो में लो लेवल से। तो मैं आखिरी 1-1.5 घंटे में थोड़ी रिकवरी की उम्मीद कर रहा हूँ। बस दिक्कत एक ही है, रिकवरी तो हो जाएगी लेकिन कितनी टिकेगी वो अलग बात, क्योंकि थोड़ा दोनों तरफ का ट्रेड बना। तो आपको क्या करना है, लॉन्ग पोजीशन है 21,450 21,500 का टारगेट ऊपर का रखिए। बैंक निफ्टी में अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो ऊपर का टारगेट आप 21,450 21,500 का रखिए, वहाँ तक जाने की कोशिश कर सकते हैं। नीचे में अगर आपका 44,700 के आसपास या इसके नीचे आए तो वहाँ खरीदना है बैंक निफ्टी, और निफ्टी 21,300 के आसपास आए तो वहाँ खरीदना है। गॉट इट। चलिए, ये है सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स। देखते हैं रिकवरी आएगी, कितनी टिकाऊ है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। चार्ट कॉर्नर तैयार है, राकेश जी, कुणाल जी अपनी पिक के साथ। बताएं सर। दीपांशु, हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है गुजरात गैस, जिसको मैं और कुणाल जी रेगुलरली नीचे में 540 542 के लेवल से रेगुलरली रिकमेंड करते आ रहे हैं। टेक्निकली मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है, किसी भी मंदी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, और अब एक रेंज से निकल रहा है। पिछले जो 5-7 दिन का हाई है उसको इसने क्रॉस करा है, और एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर ऑन लीडिंग इंडिकेटर्स देखने को मिल रहा है। तो शॉर्ट टर्म में एक अच्छी खासी री रेटिंग का कैंडिडेट है। BTST इंट्राडे के नजरिए से खरीदा जा सकता है, बट बेहतर होगा इसको बाय एंड होल्ड करें। ये स्टॉक अच्छी खासी रिटर्न मीडियम टर्म में देने का पोटेंशियल रखता है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, बिल्कुल मीडियम टर्म के लिए खरीदारी की राय है। जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, सारे एवरेजेस के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हाल में कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आज के ट्रेड में देखने को मिल रहा है, तो हमारी खरीदारी की राय है 560 रुपए पर 560 पर एक स्टॉप लॉस रखकर बाय करें गुजरात गैस। पहला टारगेट जो है स्टॉक के लिए होगा 580 रुपए का 580, इवेंचुअल टारगेट 600 का। तो 600 रुपए के बड़े टारगेट के लिए गुजरात गैस पे खरीदारी करें। ओके, गुजरात गैस ये स्टॉक आया है अब रडार पर खरीदारी करने के लिए। आज से डे हाई पर और बहुत ही सुंदर चार्ट नजर आ रहा है। सुबह सुबह लाल निशान में खुल के स्टॉप लॉस ट्रिगर कराने के बाद लॉन्ग पोजीशन धीमे धीमे बनती हुई, अब शॉर्ट कवरिंग और तेजी का कैंडिडेट ऊपर में 600 रुपये के लक्ष्य के लिए। टाटा स्टील नतीजे पेश करेगा, आज तैयार है आशीष चतुर्वेदी नतीजों का अनुमान लेके। आशीष बताइए कैसे रहेंगे रिजल्ट? सर अच्छे नतीजे आ रहे हैं, पिछले साल के मुकाबले ग्रोथ तो काफ़ी अच्छा है। खासतौर पर आप देखिए कामकाजी तौर पर जो एबिटा है ये पिछले साल के मुकाबले 25% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। 4,047 करोड़ से बढ़कर 5,067 करोड़ का जो एबिटा है वो आपको देखने को मिल सकता है। मार्जिन्स में भी तकरीबन 1.5% का एक्सपेंशन एस्टिमेटेड है। 7% से बढ़कर 8.5% के एबिटा मार्जिन्स एक्सपेक्टेड है। और पिछले साल जो घाटा था इसके मुकाबले आपको मुनाफा भी देखने को मिलेगा 630 करोड़ का। और ओवरऑल रेवेन्यू में देखें तो 5% की ग्रोथ भी है। लेकिन लगातार काफ़ी क्वार्टर से एक चीज़ हम हाईलाइट कर रहे हैं, हर रिजल्ट में यही होता है कि स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छा है, जो भारतीय इकाई है इसका प्रदर्शन बढ़िया है। लेकिन अगर आप यूरोपियन सब्सिडरीज की बात करें तो वहाँ पर प्रदर्शन थोड़ा सा कमज़ोर है। तो वहाँ पर एबिटा प्रति टन कैसा आता है, नेट डेट की क्या गाइडेंस आगे मैनेजमेंट देता है, यहाँ पर खास फोकस रहेगा। लेकिन पिछले साल की तुलना में अगर आप देखें तो नतीजे अच्छे आएंगे।
साल दर साल अच्छे नंबर्स रहेंगे टाटा स्टील के। देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस इस बार आती है। आज पूरा मेटल पैक ही इनफैक्ट आपको अच्छी तेजी में दिख रहा है। जैन साहब, एक बार जरा मेटल स्टॉक्स पर भी आपकी राय लेना चाहूँगा। चीन ने भी अपना रिजर्व रेशियो रिक्वायरमेंट की कटौती करी है, उससे थोड़ा स्टिमुलस है, बात चल रही है कि चीन में शायद स्टिमुलस भी आ सकता है, और पूरा मेटल पैक ही आज बढ़िया एक्शन में दिख रहा है सर। सर्टेनली ये एक बहुत बड़ा रीजन है चाइना के स्टिमुलस पैकेजेस को लेकर जो एक माहौल बना है, और मेटल स्टॉक्स वैसे भी अंडर परफॉर्म किए पिछले कुछ महीनों से। बीच में एक तेजी आई, फिर वापस से ठंडे पड़े हुए हैं, और इंडिया के अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन और डोमेस्टिक रीजंस भी है जिसकी वजह से ये स्टॉक्स मेंटेन्ड है। मैं यही बोलूंगा, भले वो आप फेरस मेटल्स हो या नॉन फेरस मेटल्स हो। मैं जनरली इनके साथ में जो दूसरी चीज डिराइव करता हूँ वो ये है कि जो माइनिंग वाले स्टॉक्स है वो ज्यादा मुझे बेहतर लगता है, हमेशा ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। जैसा कि मैंने मोइल दिया हुआ था, वो बहुत अच्छा चला, या संदूर मैंगनीज रिसेंटली दिया था, जो कि जैन साहब के जब देने के बाद ही 3, 4, 5, 10 दिन आई थिंक मैं 50% तक ऊपर चला गया था, एंड क्योंकि वैल्यूएशन सस्ते थे। आज सुबह भी मैंने एक मेटल्स रिलेटेड स्टॉक ही दिया जिसमें दोनों में अनिल जी ने आपको बोला जेम्स रत्ना और मणि, तो रत्ना मणि मेटल्स दिया था। तो वैसे ही मुझे ये सारे जो मेटल्स से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियां ये भी बहुत अट्रैक्ट करती है। सो आई थिंक इन सब पे ज्यादा फोकस किया जा सकता है, भले वो वेल्सपन कॉर्प हो या रत्नमणि मेटल्स हो, और भी ये जो माइनिंग कंपनीज है इन सबको देख सकते हैं। टाटा स्टील अगेन लुक्स गुड, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बट मॉइल, संदूर मैंगनीज, एनएमडीसी ये ज्यादा अच्छे लगते हैं मुझे इन माइनिंग स्टॉक्स। मॉइल, सिंदूर मैग्नीज और एनएमडीसी ये ज़्यादा प्रेफर्ड स्टॉक हैं। एनएमडीसी ने तो आज दाम भी बढ़ाए हैं, तो उसका भी एक्शन आपको इस काउंटर पे दिख रहा है। आइए हिमांशु जी के लिए एक बिगुल, हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। कैपिटल गुड स्पेस में तेजी है, और सीमेंस में अभी एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है जिसमें एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करके चलने की सलाह है। मैं स्पॉट के लेवल्स डिस्कस कर रहा हूँ, फेब्रुअरी फ्यूचर्स के हिसाब से एडजस्टमेंट की जा सकती है। 4192, 4195 के करंट लेवल्स है। करंट लेवल्स पे स्पॉट में खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस के तौर पर 4165 का स्टॉप लॉस लगाएं। मेरा मानना है कि जिस तरह की कंसोलिडेशन से ये स्टॉक निकल रहा है, यहाँ से 2 से 3% तक का रनअप कल तक देखने को मिल सकता है। तो 4280, 4330 के 2 टारगेट्स के लिए सीमेंस में खरीदारी करके चलने की सलाह है। बिल्कुल, सीमेंस ये आपको एक्शन में आते हुए दिख रहा है, डेज हाई पर है और फ्रेश ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट स्टॉक में एक अच्छी मूव आपको अभी भी बनती हुई दिख रही है। 4280 और 4330 के टारगेट के खरीदारी करें। सनी अग्रवाल साहब भी हमारे साथ इस समय शो पर जुड़ रहे हैं, और सर आपसे भी कैप गुड्स इंफ्रा स्पेस पर राय जानना चाहूँगा। थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ है, करेक्शन हुआ है, बट उसके बाद फिर से आज मूवमेंट के लिए तैयार हो रहे हैं। कोई स्टॉक जो आपके रडार पर है इस स्पेस से सर? या गुड आफ्टरनून दीपांशु। मेरे रडार पर स्लाइटली कैप गुड्स इंफ्रा स्पेस से इंजीनियर्स इंडिया रहेगा। ऑयल एंड गैस का प्रॉक्सी प्ले है डेफिनेटली, और इंडिया में जिस तरह से ऑयल एंड गैस सेक्टर में कैपेक्स चल रहा है, मुझे लगता है कि ये कंपनी में अगले 2 से 3 साल में अच्छी अर्निंग ग्रोथ देखने मिलेगी। एट द सेम टाइम पिछले 9 से 12 महीने में काफी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इनफ्लो रहा है, ऑर्डर बुक काफी रोबस्ट है, एंड एट द सेम टाइम अगर मैं प्राइस एक्शन के एंगल से भी बात करता हूं तो मुझे लगता है कि इसका जो लाइफ है 2008 में बना था, वो स्टिल अभी भी स्टॉक उसके नीचे है। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर इज द ईयर जहां प्री कोविड जो इनका जो बॉटम लाइन हुआ करता था, वो कंपनी आराम से उसे क्रॉस कर लेगी, और आगे जाके काफी सारे नए सेक्टर से, न्यू एनर्जी सेक्टर जैसे हाइड्रोजन हो गया, वहाँ कहीं ना कहीं इन्हें एक अपॉर्चुनिटी है। तो डेफिनेटली एक इंजीनियर्स इंडिया अच्छा लगता है। और बाकी जो छोटी कंपनीज है जैसे अनूप इंजीनियरिंग हो गया, त्रिवेणी टर्बाइन हो गया, एलिकॉन इंजीनियरिंग हो गया, जहाँ काफी एक रोबस्ट ऑर्डर बुक है, ये एक अच्छा लगता है। एट द सेम टाइम एक स्टॉक जो इग्नोर हो रखा है, एक प्राज इंडस्ट्रीज मुझे अच्छा लगता है। अगर हमें सबको याद होगा कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन लगाया था शुगर कंपनीज को फॉर मेकिंग डायरेक्टली इथेनॉल, और उसके चलते कहीं ना कहीं इसमें एक एडवर्स रिएक्शन प्राइस में भी देखा गया था। मुझे लगता है कि अनवारंटेड रिएक्शन है प्राइस में, और जिस तरह से ओवरऑल जो इंडिया का जो ट्रैजेक्टरी है E20 ब्लेंडिंग को लेके, उसका एक क्लियर बेनिफिशियरी रहेगा और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्वालिटी बिजनेस पोर्टफोलियो में ऐड करने की।
तो रखिए नज़र प्राज इंडस्ट्रीज, इंजीनियर्स इंडिया, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर आपको मूव अच्छी आती हुई दिख सकती है। कैप गोल्ड्स ये एक स्पेस है जो काफ़ी एक्टिव भी हो रहा है। एक्टिव वैसे बैंक निफ्टी भी हो रहा है, पूरी लॉसेस गिव अप करके पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया। बैंक निफ्टी आपके लिए सिर्फ 2 पॉइंट नीचे अभी अभी दिख रहा है, तो रिकवरी वहाँ पर है। निफ्टी डेज हाई पर है, 21,400 के ऊपर कुछ नए लेवल्स टच करने की तैयारी में, और 1.5% आपके लिए मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स ऊपर है। तो इंडेक्स लेवल पर आप एक बढ़िया एक्शन देख रहे हैं, और अब बैंक्स का भी थोड़ा पार्टिसिपेशन आ रहा है, जो अनिल जी अभी थोड़ी देर पहले आपको 2:30 बजे की स्ट्रैटेजी में बोल भी रहे थे। थोड़ी रिकवरी के मूड में बाजार दिख रहे हैं, स्पेशली बैंक निफ्टी तो खैर सर डेज हाई पर आ चुका है। बिल्कुल, और गजब का मतलब ऊपर नीचे मार्केट होता दिख रहा है, और ये ऊपर नीचे जो होता दिख रहा है ये पिछले कुछ दिनों में थोड़ा बढ़ा है। यस, बिल्कुल, इतना बढ़ा है। अगर ये आप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो जरूर जानना चाहिए, नहीं है तो भी जानना चाहिए क्योंकि अब आशीष ने इतनी रिसर्च की है, इंटरेस्टिंग की है और आए हैं, तो आपको जानना चाहिए। क्यों आशीष? सर काम की है ना? काम की रिसर्च, बिल्कुल बताइए सर। काम की रिसर्च ये कि लगातार जैसे कि आपने बताया कि मार्केट में एक्सपांशन आपको रेंज के तौर पर देखने को मिला, और रेंज से कहने का मेरा मतलब ये है कि हाई और लो के बीच का डिफरेंस अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा है। अब अगर आप कल का ही आंकड़ा आप देखें तो जो कल की रेंज है हाई माइनस लो की, वो 558 अंकों की यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि 2 महीने 10 दिन में सबसे ज़्यादा है। काफ़ी बड़ी रेंज यहाँ पर देखने को मिली है। पिछले 2 महीने में एक दिन भी ऐसा नहीं था जहाँ पर आपको इतनी बड़ी रेंज है। और आज की बात अगर आप करें तो दिन के दौरान ऊपर से नीचे रिकवरी काफ़ी बार आ चुकी है, और अभी जो फिलहाल की रेंज है अप्रॉक्सीमेटली आपको बता रहा हूँ 290-300 अंकों के आसपास की देखने को मिल रही है। अब खास बात है कि एक इंडिकेटर होता है एवरेज टू रेंज, इसकी अगर आप वैल्यू रीडिंग जो डेली चार्ट्स पर देखें तो 241 अंकों की देखने को मिल रही है, और इसका एक महीने का औसत 190 के आसपास है, यानी लगातार आप देखें तो एक्सपांशन है। और इनफैक्ट अगर आप ATR का चार्ट भी देखेंगे तो 1 साल के हाईएस्ट पे, जो कि आपको दिखा रहा है कि अब रेंज लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। इंडिया विक्स जो है वो भी 15 के करीब है, जो कि बता रहा है कि वॉलेटिलिटी है, यानी धीरे धीरे अगर आप देखें तो हो सकता है कि मार्केट में जो रेंज है ये फर्दर यहाँ से एक्सपांशन करे। कल की जो रेंज निकल कर आई है वो पिछले 2 महीने 10 दिन में सबसे ज्यादा है। ये इंटरेस्टिंग है अनिल जी, जिस तरह से बाजार की रेंज थोड़ी मूव कर रही है इस समय। अच्छा रिसर्च आशीष लेकर आए, और जिस तरह की स्पेशली लास्ट 3-4 दिनों की मूव आई है वो काफ़ी बड़ी। थोड़ा सा एक बार जरा आशु जी से पूछें। आशु जी, हाँ, रेंज को प्ले करने में माहिर है हमारे आशु जी। आशु जी, ये बाजार की बढ़ती हुई रेंज पे जो आशीष ने आपके सामने डेटा रखे हैं, आपकी वो विशेष टिप्पणी सर। अनिल जी ने डिफरेंट वे कल परसों और आज भी मैं यही बोल रहा था कि ये लो वॉल्यूम और जिस विक्स पे चल रहा है, ये रेंज इतनी बड़ी हो गई है कि अनिल जी ऑप्शन सेलर्स का तो बुरा हाल चल रहा है, और ये और बढ़ने वाली है। और मैं तो अनिल जी बार बार बोल रहा हूँ कि दिस मॉडल विल बी री रिटर्न, ये लेने की आदत डालनी पड़ेगी, नहीं तो ये मार्केट आपको छोड़ेगा नहीं। और अनिल जी जो डेली एक्सपायरी के जो हो गई है, इसमें ना मतलब इतना ज्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ गई है कि आप सौदे ढंग से जो पहले पोजिशनल ट्रेड, वीकली ट्रेड बिठाते थे, वो ढंग से बैठ ही नहीं पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है अनिल जी, मतलब पिछले दिनों में मतलब ओपनली कोई कन्फेस नहीं करेगा, मैंने इतने मतलब डेटा एनालिस्ट से पूछ लिया, डेटा हैज गॉन, मतलब डेटा कंक्लूजन्स हैव गॉन सो हेवायर। तो अनिल जी मैं तो हमेशा बोलता हूँ जो डेटा सब पढ़ रहे हैं वो तो मतलब एक ऑब्वियस ट्रेड है, वो ऑब्वियस ट्रेड ऐसा अनऑब्वियस बनाएगा, और जो ये बनाने लग गया है अनिल जी, मतलब तौबा तौबा करवा देंगे ये ऑप्शन सेलर्स को, ये चीज मार्केट में होने वाली है। तौबा करा देंगे ऑप्शन सेलर्स को। ओके, हम कुछ नहीं बोलेंगे। कुणाल जी विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मैं तो आशीष को साधुवाद कहना चाहता हूँ। अनिल जी बहुत अच्छी रिसर्च उन्होंने की, और ATR अनिल जी बहुत गजब का इंडिकेटर होता है। अनिल जी जो सुन रहे हैं उनको डेफिनेटली ATR अपने चार्ट पर डालकर देखना चाहिए। तो ये आशीष ने सबके सामने रखा, चार्ट भी ATR का दिखाया, एवरेज टू रेंज का, तो बड़े काम की चीज है अनिल जी, और बहुत जगह काम आती है। केवल चार्ट्स को इस तरह देखने के लिए नहीं, आप स्ट्रेटजीज जब बनाते हैं तभी भी ATR की बड़ी भूमिका है। तो मेरी ओर से अनिल जी आशीष की पीठ थपथपा दीजिएगा। आशीष आओ जरा इधर। मतलब मैं जाके थपथपाऊं या आशीष को बुलाऊं? हाँ कुणाल जी प्लीज स्पेसिफाई। अनिल जी जब मौका लगे, और अनिल जी ज्यादा कष्ट हो रहा हो तो हम लोग मुंबई आ ही रहे हैं अनिल जी। हाँ तो अनिल जी स्वयं ही कर देंगे अनिल जी ये शुभ कार्य। हाँ, थोड़ा मतलब देखो ऐसा है, आशीष की थपथपाने में भी आपका नुकसान हो सकता है, मैं आपको बता दूं, बहुत साफ साफ बता दूं।
आपके हाथ मजबूत होने चाहिए, क्योंकि आशीष रोज है ना, जितना देर काम नहीं करते हो उससे ज़्यादा जिम में रहते हैं क्या तो पता चला कि मतलब है ना, पत्थर पे आप हाथ मार रहे हो तो आप ही के लग रही है। हम इसी चक्कर में कई बार चाहते हुए भी शाबाशी नहीं दे पाते जी आशीष सर, खुद की सेफ्टी के लिए पता चला अपने हाथ के लग रही है जी आशीष सर। अनिल जी, कुणाल जी खुद ही रिमाइंडर बता दिए जा रहे हैं बजट पे। अनिल जी पीटी नहीं, काफी उनका थपथपाना है, तो प्रिपरेशन चल रही है पूरी आशीष के साथ मेरी। आप बच जाओ तो फिर आप आशीष के ऊपर आजमाना पहले बचाओ फिर आक्रमण। बढ़िया है। तो चलिए, ये एवरेज ट्रेडिंग रेंज में जो बदलाव हो रहा है इस पर फोकस करिए। मार्केट की वॉलेटिलिटी थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख रही है, जैसे जैसे हम सीरीज़ की एक्सपायरी की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम बजट की तरफ बढ़ रहे हैं, ये एक्शन आपके लिए होता हुआ दिख रहा है। रखिए नज़र बाजार के एक्शन पर, बट रखिए नज़र जो रिकवरी है थोड़ी और रंग ले रही है इस समय। बैंक निफ्टी पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया है, 40 पॉइंट ऊपर है। निफ्टी को तो ऑफकोर्स वो पुशअप कर ही रहा है। एमजीएल इसमें भी अच्छा एक्शन बना हुआ है, 2.5% ऊपर ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। आईजीएल में भी पिछले कुछ समय से हम मूव देख रहे हैं। गुजरात गैस की अभी चार्ट कॉर्नर पर रिकमेंडेशन भी आई थी। गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक्स पर भी एक बार सनी अग्रवाल साहब से राय ली जाए। सर, वापस मोमेंटम में आ रहे हैं सारे काउंटर्स। अब आई डोंट नो आज सेक्टर रोटेशन है कुछ और, बट क्या चल रहा है सर इस स्पेस में? सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन और तीनों में से कोई स्टॉक जो आप खरीदना चाहेंगे? मुझे लगता है कि इसमें जिस तरह से महानगर के नतीजे आए हैं, एक बात तो क्लियर है कि एक हालांकि वॉल्यूम ग्रोथ सिंगल डिजिट रहती है ये सेक्टर में, बट कहीं ना कहीं जो रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट प्रेशर था वो कम हुआ है, और उसी के चलते हमने देखा कि मार्जिन एक्सपेंशन काफी अच्छे हुए हैं, अच्छे नंबर आए हैं महानगर गैस के। और एट द सेम टाइम कुछ दिन पहले एक रूमर भी थी कि इंडिया का एक कतार के साथ टाई अप होगा, जिसमें जो एलएनजी की सोर्सिंग है एक डिस्काउंटेड रेट पे लॉन्ग टर्म के लिहाज से साइन की जाएगी। उसका सीधा सीधा एडवांटेज ट्रांसमिशन एज वेल एज जितनी भी ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनको आते हुए मिलेगा। तो इसके चलते मुझे लगता है कि एक कहीं ना कहीं ये होप बनी है कि जो अर्निंग है FY25 की वो कहीं ना कहीं अपग्रेड होगी एनालिस्ट कम्युनिटी की ओर से। और जिस तरह से महानगर गैस के नतीजे आए, मुझे लगता है कि वैल्यूएशन के लिहाज से भी काफी चीप है। डेफिनेटली मेरा टॉपिक यहाँ महानगर गैस रहेगा, क्योंकि एक रिजल्ट का इवेंट भी पीछे है ये कंपनी के। चलिए, एमजीएल महानगर गैस ये पसंद आ रहा है सनी साहब को, इस पर रखेंगे हम नज़र है हमारी भारतीय एयरटेल पर। पिछले कुछ दिनों से बढ़िया एक्शन ये काउंटर भी आपको दिखा रहा है। आज उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था, सुबह डल खुला था, उसके बाद इसमें रिकवरी आई है और अब 1200 के लेवल्स ये भी आते हुए दिख रहे हैं। डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है भारतीय एयरटेल। पिछले कुछ दिनों का शार्प रनअप भी है। क्या है वजह, आइए जानते हैं कुशल के साथ। कुशल, बताइए भारतीय में क्या चल रहा है? बिल्कुल, तो यहाँ पर लगातार पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज आपको आते हुए नज़र आ रहे हैं। और कल आप देखिए तो पोस्ट मार्केट ये अपडेट आता हुआ दिखा कि भारतीय एयरटेल ने यहाँ पर करीबन 8,325 करोड़ का पार्ट पेमेंट जो स्पेक्ट्रम ड्यूज है जो 2015 में इन्होंने खरीदे थे उसको प्री पे कर दिया है। और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार इन्होंने ये किया है, इस वित्त वर्ष में जो है दूसरी बार ये करते हुए नजर आए। इनफैक्ट आप देखिए तो यहाँ पर जिस तरह से इन्होंने ये प्री पेमेंट किया है 2015 में जो कुल मिलाकर 29,130 करोड़ रुपए के ये स्पेक्ट्रम खरीदते हुए नजर आए थे। और उसके बाद जिसमें 7,833 करोड़ का अपफ्रंट भुगतान इन्होंने कर दिया था। बट उसके बाद जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स आती हैं उसको ये प्री पे करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें मार्च 2022 में इसी के लिए इन्होंने 8,815 करोड़ रुपए का प्री पेमेंट किया। फिर जुलाई 2023 यानी कि ये जो मौजूदा वित्त वर्ष है इसमें भी 8,024 करोड़ रुपए का इन्होंने प्री पेमेंट किया था। तो लगातार कंपनी जो है प्री पेमेंट करती हुई नजर आ रही है। और इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि जो भी स्पेक्ट्रम के ड्यूज़ की इंस्टॉलमेंट्स है उस पर 10% का इंटरेस्ट रेट का जो है ये चार्ज किया जाता है। तो इस कॉस्ट जो फाइनेंसिंग है इसको लोअर लेवल पर ये बाहर से फाइनेंसिंग करके ये जो भुगतान है अपने इंटरेस्ट कॉस्ट को पूरा कम करने के हिसाब से भारतीय एयरटेल इस पर बड़ा फोकस कर रहे हैं। और इसी की वजह से इनके जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है उसमें लगातार सुधार आ रहा है। और आगे चलकर कंपनी का यही थॉट है कि अपने बैलेंस शीट को ये डीलेवरेज करते हुए नजर आएंगे और ब्याज खर्चों में लगातार कमी करने की इनका प्लान है। इनफैक्ट कंपनी के पास राइट्स इशू के जरिए जो जुटाए हुए 15,740 करोड़ रुपए के आसपास की राशि है वो भी मौजूद है। और मार्च तक इनका ये कहना है कि 5G स्पेक्ट्रम से जितनी भी जुड़ी हुई अगली बिक्री है उससे पहले कैश फ्लोज और मजबूत कर लेंगे और मार्च तक ही पूरे देश में जो 5G नेटवर्क रोल आउट है इसको भी पूरा कर लेंगे। तो इसी वजह से आप देखिए भारतीय एयरटेल को लेकर जो खबरें आ रही है वो काफ़ी पॉजिटिव साइड पर है।
स्टॉक में भी आपको जबरदस्त एक्शन दिख रहा है। आज भी देखिए 1200 के लेवल छूने की तैयारी में है भारतीय एयरटेल। बढ़िया मूव इस पर आ रही है। आशु जी, काफी टाइम से भारतीय एयरटेल पर राय नहीं लिया सर, बट स्टॉक का बढ़िया मोमेंटम में रहा है भारतीय एयरटेल और रीसेंट रनअप भी काफी शार्प है इसमें। 1200 के लेवल्स आ गए सर। दीपांशु, हमने इंटरमिटेंटली महीनों दो महीनों में कई बार बात की और आपने यही स्टेटमेंट से की और मैंने क्लियरली बोला है कि ये डिलीवरी का स्टॉक हो गया। जैसे एक लेवल के बाद भारत फोर्स चलना शुरू हो गया था और ऊपर के भाव बनते जा रहे थे, अब ये रिटेल का स्टॉक नहीं रहा, ये मतलब एक इन्वेस्टर के लिए हो गया। डिलीवरी के लिए बिल्कुल रख दीजिए। ये यहाँ से भी 50% मूव इसकी आ जाएगी और आने वाले टाइम में, और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो धीरे धीरे करके आएगी और हम ऐसे ही 2-3 महीने में बात करते हैं। प्योरली डिलीवरी स्टॉक, वेरी स्ट्रॉन्ग काउंटर। यह है राय आपके लिए। भारतीय एयरटेल बहुत ही जबरदस्त एक्शन में, क्या मस्त बनाया स्लोप, देखो एकदम बढ़िया जा रहा है। आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है सुमित जी के लिए एक बिगुल। सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। भाई का स्टॉक रडार पे अनिल जी। स्टॉक का भाव चल रहा है 135 रुपए 50 पैसे, 135 रुपए 75 पैसे, 135.50, 135.75 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है जोमेटो। जोमेटो के अंदर पिछले कुछ दिनों की गिरावट के बाद वापस से ऊपर का मूव रिज्यूम हो रहा है। आज लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी है। कल का हाई 137.25-30 के आसपास है। जैसे ये लेवल ऊपर में ब्रेक होगा 137 रुपए 30 पैसे का, तो जोमेटो के अंदर मोमेंटम और बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। और उसके बाद 142 रुपए का इसके अंदर पहला टारगेट बनेगा, 146 रुपए का इसके अंदर दूसरा टारगेट बनेगा। दोनों शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे। पोजिशन टारगेट और ऊपर के देखने को मिल सकते हैं। तो जोमेटो में यहाँ पे नीचे में जो चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 129 रुपए 130 रुपए के पास का है, तो 130 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के जोमेटो में खरीदारी करें 142 146 के टारगेट्स के लिए। 42 146 दो टारगेट के लिए करें जोमेटो में खरीदारी। 130 का लगाएं स्टॉप लॉस। ये राय आपके लिए सुमित जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। ओके, जरा एक बार राय आशु जी से भी ले ली जाए जोमेटो पर। ली जाए। आशु जी बताएं सर। अनिल जी, बिल्कुल डिलीवरी लेके, ये तो सुमित तो बीच बीच में जब भी ये ब्रेकआउट होते हैं 5-5 रुपए में दे रहा है, बिल्कुल लेके। आपका 150 का टारगेट है अनिल जी, वो तो ट्रेडिंग टारगेट है इस वक्त। तो ये तो अनिल जी बहुत बढ़िया स्टॉक है, इसको लेके बैठ जाना चाहिए। अब देखना अनिल जी, मैं बार बार पिछले टाइम से बोल रहा हूँ कि बम्पर रिजल्ट आएंगे इस क्वार्टर के। वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर्स एवर मेरे हिसाब से आना चाहिए जोमेटो का। और उसके बाद तो अनिल जी बॉल रोलिंग है, चलता ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत क्या है। मतलब पेशेंसली अगर कोई होल्ड करेगा। अनिल जी देखिए, लोग ना बोलते रहते हैं क्या लेना चाहिए, क्या लंबा लेना चाहिए। अब अगर हिंद कॉपर किसी को बोलो कि 3 महीने, मतलब रोज मैं बोलता था बैंक के अंदर बैंक के बाहर, हिंद कॉपर 100 रुपए बढ़ गया, अब नहीं लिया जाएगा। ऐसे ही होता है अनिल जी, कुछ कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो इतने अच्छे भाव पे आइडेंटिफाई होते हैं, आपकी आंखों के सामने 100 रुपए बढ़ जाते हैं, फिर आप ले नहीं पाते। तो जोमेटो को तो अनिल जी लेके बिल्कुल साइड पे, वो जो आप कहते हैं ना, मतलब बिल्कुल कुंडली मार के बैठ जाएं, और वो बिल्कुल जोमेटो के साथ वो करना चाहिए। बिल्कुल कुंडली मार के बैठ जाएं, बिल्कुल ठीक। जैसे 50 में बैठे थे, 60 में बैठे थे, 65, 70, 75, 80, 90 हर भाव में 135 पर भी कुंडली मार के बैठ जाए। जोमेटो नंबर्स बिल्कुल सही कह रहे हैं, अच्छा आएंगे भाई। मेरे तो उस समय समझ में आया, पिछले साल का मेरा इंटरव्यू ऑफ द ईयर वही था। दीपेंद्र गोयल साहब ने पूरे साल भर में एक ही इंटरव्यू दिया और मुझे दिया, और उन्होंने एक ही बात बोली जिससे मेरा तो दिल खुश हो गया। भाई जितना हमारा प्रॉफिट है 2.5 साल में, जितनी हमारी सेल्स है 1000 करोड़ की, उतना हम 2.5 साल में प्रॉफिट कर लेंगे। मैंने कहा भाई हो गया काम। आके अपने तो बिल्कुल क्लियर कट के भाई जोमेटो ले लो, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। जब 1000 करोड़ की सेल्स, लॉस वाली कंपनी थी उसमें, बिल्कुल उसमें लॉस मेकिंग थी, प्रॉफिट नहीं थी उस समय। जो लॉस मेकिंग कंपनी में अगर प्रमोटर ये बोलता है कि भाई मैं 1000 करोड़ का प्रॉफिट आज रेवेन्यू करता हूँ, 3 साल में 1000 करोड़ का मैं प्रॉफिट कर दूंगा, फिर उसके बाद कौन इन्विटेशन देगा कि आप आके खरीदो शेयर। उसके बाद भी नहीं लोगे तो कब लोगे। तो नो ब्रेनर था, नो ब्रेनर है। और लगाने के बाद आप पैसा, ब्रेन का इस्तेमाल कम करें, बने रहें, डटे रहें, ये है आपके लिए। आइए एक बिल्कुल सचिन जी के लिए BTS डबल टी वाला। बताएं सर। थोड़ी देर पहले हमने हमारे क्लाइंट्स को ये स्टॉक रिकमेंडेशन दी है। स्टॉक का नाम है मारुति। यहाँ पर भी एक अच्छा रिवर्सल फॉर्मेशन है। अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काफी अच्छी तरह इसने रिस्पेक्ट किया है। एंड जिस तरीके से फिलहाल डेटा प्लेस्ड है, एक अच्छा रिबाउंड हो सकता है 10,180 110 इस पर्टिकुलर रेंज में। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी मारुति में। जो लेवल्स मैंने दिए वो कैश के दिए हैं। स्टॉप लॉस आपको 9888 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा अराउंड 10,040 का, एंड सेकंड टारगेट होगा अराउंड 10,110।
ये है आपके लिए राय। आइए बढ़ते आगे और वक्त है बिरला सॉफ्ट के नतीजों पर नज़र डालने का। नतीजों पर तो नज़र बाद में डालेंगे आने के बाद, फिलहाल नतीजे का अनुमान पर नज़र डालते हैं और नज़र डालने का जरिया है हमारे पास कुशल गुप्ता जी। कुशल जी, आईटी कंपनियों के नंबर्स हैं, स्टॉक बहुत भागा है, नंबर्स अच्छे आने चाहिए, मैं पहले बता रहा हूँ। हाँ, क्योंकि 400 वाला 800 हुआ है, नंबर्स वैसे ही हैं क्या, कितने हैं बताओ जरा। सर नंबर्स के लिहाज से तो हो सकता है कि 800 वाला थोड़ा सा कम भी आ सकता है, क्योंकि स्पेसिफिकली आप देखेंगे तो नंबर्स में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस तो नहीं ऑनेस्टली। अच्छा। तो सबसे पहले तो डॉलर रेवेन्यू देखेंगे तो 1.1% की बढ़त रह सकती है, 16 करोड़ पर हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। साथ ही कामकाजी मुनाफा कंपनी का 3% गिरकर 180 करोड़ पर कंपनी का आ सकता है। पिछली तिमाही में ये आंकड़ा 186 करोड़ रुपए का था। मार्जिन के लिहाज से 14.2% से घटकर 13.6% के मार्जिन दर्ज कर सकती है और मुनाफा करीबन 3.5% की गिरावट के साथ 140 करोड़ पर हम रहने का अनुमान लगाकर चल रहे हैं। कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म्स में 1.3% की बढ़त एक्सपेक्टेड है। मैन्युफैक्चरिंग और इंश्योरेंस वर्टिकल्स में ऑफ कोर्स बेहतर साइड पर प्रदर्शन देखने को मिलेगा, बट ओवरऑल आप देखिए तो डॉलर आय में उतनी ज़्यादा बढ़त नहीं है। बीइंग अ मिड कैप आईटी कंपनी अब यही देखना है कि यहाँ पर कोई पॉजिटिव सरप्राइज आता है या नहीं, क्योंकि 2 महीने की जो वेतन खर्च है वो भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, जिस कारण से कंपनी की मार्जिन्स पर थोड़ा सा दबाव आपको देखने को मिल सकता है। बट यूरोप को लेकर किस तरह का आउटलुक है और ओवरऑल जो कंपनी की कुल ऑर्डर बुक है वो कैसी रहने वाली है, इस पर आपको फोकस करना है। स्टॉक्स वैसे अच्छे एक्शन में रहा है, फोकस में भी रहा है बिरला सॉफ्ट, और आई थिंक जैन साहब की रिकमेंडेशन लिस्ट में भी आता है। एक बार ज़रा जैन साहब से राय भी ले ली जाए। जैन साहब, बिरला सॉफ्ट अच्छे नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है, मिड कैप आईटी रिलेटिवली बेटर नंबर्स भी पोस्ट कर रहा है, परसिस्टेंट का हमने देखा था, कोफोर्ज के भी नंबर्स ठीक ठाक थे। बिरला सॉफ्ट देखिए सर्टेनली ये कंपनी ने गजब का आउट परफॉर्म किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वैल्यूएशंस के लिहाज से भी सस्ता नहीं है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मतलब मुझे वैल्यूएशंस के लिहाज से 60 के पी मल्टीपल पे एक आईटी स्टॉक, जब हमें ओएफएसएस जैसा अनिल जी ने भी बताया और टीसीएस, इन्फोसिस, ये बड़ी कंपनियां जब बढ़िया रिजल्ट्स भी दे रही है और बढ़िया लेवल्स पे मिलती है तो वहां ज्यादा अट्रैक्शन आता है। बट यस सडनली देखिए ये ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी और ये सब की वजह से ये काफी सुर्खियों में रही है। ये कंपनी बीएफएसआई और लाइफ साइंसेज सारे सेगमेंट को कैटर करने वाली कंपनी, सारी चीजें बढ़िया है, बट मुझे फिर भी महंगा लगता है। रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, जिनके पास वो होल्ड करके रख सकते हैं, बट मैं नई खरीदारी के लिए जनरली मैं इस पे अब सलाह नहीं देता। नीचे के लेवल्स पे दिया हुआ है, अब मुझे महंगा लगने लग गया। अगर मैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखूं, उससे कंपेयर करूं, बुक्स में थोड़े बहुत डेट्स भी हैं, तो इन सबको देखते हुए मुझे 60 के पी मल्टीपल वाले स्टॉक पे थोड़ा सा डर लगता है। थोड़ा वैल्यूएशन वाइज एक्सपेंसिव है, बट परफॉर्मेंस अच्छी दिखा रहा है और ऑफ कोर्स नंबर्स भी अच्छे एस्टिमेट लगा रहे हैं। बिरला सॉफ्ट इस पर रखनी है आपको नज़र। बताइए अनिल जी, आपको बजट की कुछ खास बातें बता रहे हैं। इंटरिम बजट क्या होता है ये सर ने बताया, वोट ऑफ अकाउंट क्या होता है ये सर ने बताया। बजट से पहले एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है सरकार की तरफ से, ये होता है इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे एग्जैक्टली होता क्या है और इसमें किन चीज़ों पर आपको रखना चाहिए ध्यान, ये भी एक बार जानते हैं अनिल जी की तरफ से। इकोनॉमिक सर्वे यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण, साल में इसका दिन सिर्फ एक बार आता है, बजट से ठीक एक दिन पहले। जी हाँ, इकोनॉमिक सर्वे बजट से ठीक एक दिन पहले सरकार की तरफ से संसद में रखा जाता है और इसमें होता क्या है, इकोनॉमी से रिलेटेड सब कुछ, ग्रोथ कैसी रही, कितनी रही, कहाँ से आई, सरकार की आर्थिक नीतियाँ क्या हैं, सरकार आगे चलते हुए क्या करना चाहती है, ये सारी डिटेल्स आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिलेगी। यानी कि साल भर का एक तरह से कह सकते हैं कि इकोनॉमी का कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखा जाता है। और कई लोग ये मानते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे के बेसिस पर ही बजट बनता है, जो कि अगले दिन यानी कि 1 फरवरी को पेश किया जाता है। लेकिन आमतौर पर देखा गया कि इकोनॉमिक सर्वे में जो कुछ कहा गया है ज़रूरी नहीं कि वही आपके लिए बजट में आए या बजट वैसा ही बने, लेकिन फिर भी क्योंकि इकोनॉमी की हर एक बात इससे जुड़ी होती है, प्रधानमंत्री के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं उनकी भी टिप्पणियां होती है, उनका भी डायरेक्शन होता है, और इस लिहाज से इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ना, समझना और इसका विश्लेषण करना बेहद ज़रूरी है, जिससे कि आपको एक ठीक अंदाज़ा लग सके कि आपकी देश की इकोनॉमी किस दिशा में आगे बढ़ रही है। तो इस बार भी इकोनॉमिक सर्वे बजट से ठीक एक दिन पहले बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इकोनॉमिक सर्वे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो सरकार की पूरी परफॉर्मेंस और आगे का अनुमान लेकर आता है, इस पर रहती है नज़र बजट के रिलेशन में। ओके,
बलरामपुर चीनी, इस पर जरा नजर डालिए। ये एक स्पाइक काउंटर दिखा रहा है इस समय, अच्छी खासी मूव बलरामपुर चीनी के चार्ट पर आपको बनती हुई दिख रही है। 2% ऊपर बलरामपुर चीनी इस समय ट्रेड कर रहा है। एक बार जरा हिमांशु जी से चार्ट पर राय लीजिए। हिमांशु जी देखें, सुबह बाकी शुगर स्टॉक्स भी पॉजिटिव खुले थे, बलरामपुर चीनी भी थ्रू द डे स्टेडीली करके ऊपर आया। इस समय 1.5% 2% ऊपर दिख रहा है। बताएं सर बलरामपुर चीनी के बारे में। दीप, ये काफी पुराना एक सपोर्ट जोन है स्टॉक के लिए 370-375 रुपए के आसपास, और मल्टीपल टाइम्स हमने देखा कि स्टॉक इस लेवल से आकर एक रिबाउंड अटेम्प्ट करता है, बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी रिबाउंड के बाद हायर लेवल्स पे वापस से स्टॉक में सेलिंग देखने को मिलती है। बहुत शॉर्ट टर्म का अगर नजरिया है तो 370-375 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म बाउंस प्ले किया जा सकता है 400 रुपए तक की अपसाइड के लिए। बट जब तक स्टॉक 400-405 का जो लेवल है उसको क्लोजिंग बेसिस पर डिसाइसिवली नहीं निकालता, मुझे लगता है लगातार स्टॉक में हायर लेवल पे तब तक सप्लाई देखने को मिल सकती है। ओके, बलरामपुर चीनी ये है वो शुगर स्टॉक्स जहाँ पर रखनी है। शुगर शेयर पर जैन साहब को भी बहुत इंटरेस्ट आता है और कई बार वो रिकमेंड भी कर चुके छोटे छोटे शुगर शेयर में। आजकल जैन साहब बहुत लंबे समय से आपने शुगर शेयर को कोई रिकमेंड नहीं किया। पहले एक कोठारी होता था, है ना, एक राजश्री, शायद राजश्री, इफ आई एम नहीं, राजश्री नहीं, कोठारी। सही है। और वो द्वार, तेजी के द्वार जिससे खुलते हैं, द्वारकाधीश, धामपुर, ये सारे दिए मैंने स्टॉक्स, और कोठारी शुगर दिया है, कोठारी पेट्रो उन्हीं की ग्रुप कंपनी है, वो भी दिया। बट ओवरऑल आज प्राज के बारे में हमारे एनालिस्ट ने बात की थी, कोप एनालिस्ट ने, बट ओवरऑल थोड़ी सी ये जो तलवार लटकी हुई, और क्रूड ऑयल जब नीचे गिरा हुआ रहता है तो शुगर भी थोड़े ठंडे रहते हैं, क्योंकि उनकी इथेनॉल की जो रियलाइजेशन है उस पर फर्क पड़ता है। और फिर ये चूंकि अब इलेक्शंस का समय है तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये वैसी कमोडिटी है जहाँ पे थोड़ी सी परहेज रखनी चाहिए। जैसे खाने में परहेज रखते हैं, इसके स्टॉक्स के लिए भी परहेज रखें। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा इंतजार करें, अभी भी समय आया नहीं है और आएगा। देखिए, स्ट्रक्चरल चेंजेस तो है ही इंडस्ट्री में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं ना कहीं सरकार जो एक इंडस्ट्री इतने सालों की एक बीमारी से निकली और उसके बाद जब ठीक होने लगा चीजें और बेहतर होने लगी और वापस से ऐसे स्टेप्स आते हैं तो सर्टेनली इंडस्ट्री के ऊपर बहुत इंपैक्ट पड़ा। सो आई थिंक गवर्नमेंट विल रीलुक इनटू इट एंड सारी चीजें ठीक होगी। सो ओवरऑल ओवर करेक्टेड है स्टॉक्स, बट स्टिल समय है जिनको हम अभी बॉटम फिशिंग के लिए कोशिश करें। तो बलरामपुर चीनी एक एफएनओ का स्टॉक है, बाकी बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉक्स आप सही बोल रहे हैं, हमने आगे पीछे देते आए हैं। बट अगेन मैं थोड़ा सा बुलिश रहूंगा कि प्राज इंडस्ट्रीज और त्रिवेणी टर्बाइन, इन दोनों स्टॉक्स को देखना चाहिए। कोई भी करेक्शन वैसा आया वही है। तो ये है आपके लिए शुगर शेयरों पर राय जैन साहब की तरफ से। आइए रियल एस्टेट शेयरों पर भी कर लेते हैं फोकस, और सनी अग्रवाल साहब से उनसे जानेंगे भी रियल एस्टेट शेयरों के बारे में। लेकिन उससे पहले सनी अग्रवाल साहब को भी बताना है आपको भी कि डीएलएफ के रिजल्ट्स आने वाले हैं आज। पहले उसका अनुमान समझ लीजिए, बताने के लिए तैयार है अरमान बताइए। जी सर, बिल्कुल। नतीजे जो कि अगर आप देखें, आय में आपको लगभग 25% के आसपास का उछाल दिखेगा। मार्जिन्स में यहाँ पर इंप्रूवमेंट आता हुआ दिख सकता है। 31.9% के जो मार्जिन्स थे वो इंप्रूव होकर 35.6% का अनुमान है, और इसी के चलते आपको मुनाफे में भी काफ़ी बढ़िया उछाल आता हुआ दिखेगा। 45-46% के आसपास का उछाल आता हुआ दिखेगा। अब नए प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की जो डिलीवरी शुरू होने के चलते आपको आय में अच्छी खासी बढ़त दिख रही है, और इनका एक प्रोजेक्ट है 77 प्रोजेक्ट, वहाँ पे बढ़िया रिस्पांस के चलते आपको बुकिंग्स जो है वो काफ़ी बढ़िया आती हुई दिखी। जो नई बुकिंग्स हैं वो लगभग 7,400 करोड़ पर आने का अनुमान है, जो कि अगर आप वाई कंपेयर करेंगे तो 3 गुना ज़्यादा है। और इंटरेस्टिंग ये भी होगा कि अब जब नतीजों के बाद Q4 FY24 के लिए वहां पर वो क्या लॉन्चेस हैं उस पर फोकस किया जाता है। तो ओवरऑल नतीजे बढ़िया रहने का अनुमान है, पर Q4 में जो लॉन्चेस होंगे उस पर फोकस किया जाएगा। ओबरा रियल्टी ने तो थोड़ा निराश किया था, बाजार ने आई थिंक थोड़ी ज़्यादा ही अनुमान लगा लिया था वहाँ से फिर करेक्शन भी हुआ 2 दिन का। अब संभल रहे तो दिख रहे हैं स्टॉक्स। डीएलएफ ये भी आज आपको थोड़ा संभलते हुए दिख रहा है, देखते हैं इस पर कैसा एक्शन आपको आएगा। इस बीच सनी अग्रवाल साहब से एक राय लेनी है, डीएलएफ पे भी लेनी है, रियल एस्टेट शेयरों पे भी लेनी है। सनी जी बताएं सर। अनिल जी, डेफिनेटली रियल एस्टेट में जिस तरह से प्रोविजनल अपडेट आए थे, मुझे लगता है कि प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी ऑलरेडी स्टॉक प्राइस में डिस्काउंटेड है। जैसे जिस तरह से हमने देखा कि फर्स्ट वीक में जो अपडेट आए थे उसके बाद एक अच्छी खासी लंबी रैली भी हुई थी। बट हैविंग सेड दैट, एक सर्टन पॉकेट्स है, जैसे कमर्शियल रियल एस्टेट में नेस्को है जो कि बॉम्बे में एक बड़ा एग्जीबिशन सेंटर होल्ड करता है, उसमें यूजुअली एनालिस्ट की कवरेज नहीं होती है। बट अगेन मुझे लगता है कि वहाँ नतीजे काफ़ी अच्छे आएंगे। एग्जीबिशन जिस तरह से चल रहे हैं, इनका जो एग्जीबिशन बिजनेस है काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो नेस्को में एक
पैसे बनाने के मौके मुझे नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगेन ऑन कमर्शियल साइड फिनिक्स मिल है जो बिजनेस मुझे काफी अच्छा लगता है। ऑब्वियसली अगेन प्रॉक्सी प्ले है कंजम्पशन का, तो फिनिक्स मिल भी थोड़ा सा, हालांकि फिनिक्स मिल में जो इन्वेस्टमेंट हॉराइजन है लंबा रखना होगा, तो वो सडन पॉकेट में वहां देख सकते हैं। और रेसिडेंशियल साइड में थोड़ा सा वेट करेंगे, हल्का फुल्का करेक्शन के बाद में भी जितनी भी कंपनीज है जैसे प्रेस्टीज, शोभा, मे बी डीएलएफ, ये सब बिजनेस में ग्रेजुअली एक्यूमुलेशन की राय रही। ओके, ये है आपके लिए रियल एस्टेट शेयर का पूरा एक्शन। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। 3:15 का शुभ मुहूर्त है बैन से बेनिफिट का। बताएं आशीष जी, कितने? 5 बचे हैं ना? 5 स्टॉक हैं और ये 5 तो बाहर आ जाएंगे सारे के सारे। ऑल 5 पूरे। क्या करेंगे फिर आप? सर कल वैसे भी एक्सपायरी है तो नहीं आऊंगा अपडेट देने। अच्छा, नहीं आऊंगा मतलब अपडेट देने, ये वाले अपडेट, बाकी के काम करूंगा सर। वो अगले साहब की तरफ मत बोलो, मैं जाऊंगा अपोलो हॉस्पिटल के साथ। नहीं आऊंगा, नहीं तो लाए 1-2 बैन में। हाँ सर, वो उसका भी इंतजाम है। जी एंटरटेनमेंट है स्टॉक जहां पर पोजीशंस बढ़ी हैं। आज स्टॉक के अंदर 8% की तकरीबन की तेजी भी आई है, तो 130% है मार्केट वाइज पोजीशन लिमिट, तो हो सकता है कि स्टॉक आपको बैन में दिखे। एक और स्टॉक है लेकिन इसमें डाउटफुल ही लग रहा है, कैनरा बैंक है, पोजीशन भी ज़्यादा नहीं है, 99% है, 95% को पार करने के बाद स्टॉक बैन में आते हैं। ऑलरेडी रिजल्ट आ चुके हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर समय भी हमारे पास 14 मिनट का बचा हुआ, तो वो पोजीशंस घट भी सकती हैं। जी एंटरटेनमेंट में तो पोजीशन ज़्यादा है, 130% है, तो अगर कोई आएगा तो जी एंटरटेनमेंट है। थोड़ा सा ट्रिकी है कैनरा बैंक 99 पोजीशन के साथ। और बाकी के जो 5 स्टॉक है हमारे पास, एक बार नाम बता देता हूँ, नाल्को, IRCTC, RBL बैंक, ओरेकल फाइनेंस और बलरामपुर चीनी, ये सभी स्टॉक में पोजीशन 80% से कम है, स्टॉक बैन से बाहर आ जाएंगे। ओके, तो ये है आपके लिए एफनो बैन का अपडेट और लिस्ट खाली होने की तैयारी में है। ऑफ कोर्स कल एक्सपायरी है तो उसके बाद तो खैर खाली होनी है लिस्ट। पिछली सीरीज में हमने देखा था डे 1 पर ही हिंदुस्तान कॉपर आई थिंक आ गया था बैन में। अब देखते हैं नई सीरीज में क्या होगा, बट नए रिकॉर्ड्स लगे थे इस सीरीज में। 15 स्टॉक्स आपको एफनो बैन में दिखे थे पिछले 3-4 दिनों में। काफ़ी तेज़ी से ये लिस्ट हल्की होती हुई दिखी है। बेस मेटल्स यहाँ पर रखिए नज़र। मेटल्स में जो आज चमक है उसके पीछे बेस मेटल्स की रैली का भी एक बड़ा योगदान है। क्या चल रहा है बेस मेटल्स में, क्यों इतनी बड़ी ग्लोबल रैली आती हुई दिख रही है, समझते हैं नेहा के साथ। नेहा बताइए क्या हो रहा है यहाँ पर। ग्लोबल मार्केट में जो हमने चमक आते हुए देखी और एकाएक चमक आ गई। दोपहर में हमने देखा कि एलएमई में ट्रेड शुरू होने के साथ ही कॉपर $150 ऊपर भाग गया और उसके साथ साथ ऑलमोस्ट 2 से 3% की स्ट्रेंथ सारे मेटल्स में आ गई। ये दरअसल चीन के कारण आई है। चीन के जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं उन्होंने यहाँ पर ऐलान किया है कि वो फरवरी के महीने में आरआरआर यानी कि जो उनकी रिजर्व रिक्वायरमेंट है उसमें कटौती करेंगे आधे % की। ये क्यों की जा रही है? इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि जब ये कटौती करेंगे तो ऑलमोस्ट $140 बिलियन वर्थ की पूंजी उन्हें मिलेगी, जो वो यहाँ लंबी अवधि में जो बैंक्स हैं वो अपने कस्टमर्स को लेंड कर सकते हैं, लोन दे सकते हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। कोशिश की जा रही है कि प्रॉपर्टी सेक्टर को, वहाँ जो शेयर बाजार गिरा हुआ है उसको सपोर्ट करने के लिए ये सारे पैकेजेस का ऐलान किया जा रहा है। और ये तब आया जब कल ही हमने सुना था कि वो $278 बिलियन वर्थ के स्टिमुलस प्लान पे काम कर रहे हैं। तो ये उसी कड़ी में आज हमने ये पहला ऐलान होते हुए सुना है। इसके अलावा हमने देखा है गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई है जिन्होंने माना है कि ये साल ग्लोबल कॉपर मार्केट के लिए 3 साल में सबसे टाइट हो सकता है, मतलब सप्लाई के लिहाज से, क्योंकि माइन प्रोडक्शन यहाँ पर प्रभावित है, डिमांड अब धीरे धीरे करके बेहतर हो रही है। तो ये 2 बड़ी रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं चाइना और गोल्डमैन सैक्स की, जिसने सपोर्ट करने का काम किया है। प्लस एल्यूमिनियम के लिए एक खबर निकल कर आई, वो ये कि कई सारे यहाँ पर देश हैं, पोलैंड और बाकी और सारे देश हैं जिन्होंने वो ईयू के सामने प्रस्ताव रखने वाले हैं कि आप रूस के एल्यूमिनियम है उस पर सैंक्शंस लगाइए। तो ये गैमेट ऑफ खबरें निकल कर आई जिनकी वजह से हमने मेटल्स में स्ट्रेंथ देखी। गोल्डमैन सैक्स साल भर में $10,000 कॉपर को जाता देख रहे हैं। सिटी रिसर्च ने जिंक पर अपना अनुमान बढ़ा दिया है, $2,700 तक जाता देख रहे हैं। यूबीएस सोने चांदी को लेकर बहुत पॉजिटिव और HSBC ओवरऑल कमोडिटीज को लेकर इस साल और खासतौर से मेटल्स को लेकर बहुत पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। मेटल्स को लेकर बहुत पॉजिटिविटी इस समय बनी हुई है और आपको दिख भी रहा है जिस तरह से मेटल स्टॉक्स में एक्शन है। सारे मेटल स्टॉक्स आज आपको अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। आइए 3-20 की स्ट्रैटेजी लेते हैं अनिल जी से, आज की फाइनल स्ट्रैटेजी।
जो आप 2:30 बजे बोल रहे थे अनिल जी रिकवरी की बात, बिल्कुल रिकवरी स्क्रीन पर है। 100 पॉइंट बैंक निफ्टी और निफ्टी तो 250 पॉइंट ऊपर है ही, तो वो तो स्क्रीन पर दिख रहा है। अमेरिका में और बढ़िया एक्शन है, 0.5% ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स दिख रहा है। तो आई थिंक नेटफ्लिक्स के नतीजों के दम पर आज अमेरिका कुछ कमाल दिखा सकता है, स्पेशली नैस्डैक पर। बताएं सर क्या करना है हमें? तेजी बिल्कुल ठीक है। 21,475 के आसपास क्लोजिंग, जैसा हम कह भी रहे थे कि बंद होते थे 21,475, 21,500 आपको दिखेगा, बिल्कुल वहीं पर पहुंचा है दीप, तो परफेक्ट है। और 45,000 के ऊपर बैंक निफ्टी भी बंद होने को तैयार है। हालांकि बैंक निफ्टी में अभी भी कोई वो कॉन्फिडेंस वाली बात है, अपने देखना ही नहीं है। अभी बैंक निफ्टी पे नहीं है फोकस, अभी भी नहीं है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। खाली ये HDFC बैंक थोड़ा कोशिश कर रहा है हमें कॉन्फिडेंस देने की, पर हम ले नहीं रहे अभी, है ना। सो हमारा कॉन्फिडेंस निफ्टी पे ही है, जहाँ हमें समझ में आता है वहाँ दिमाग लगाएंगे। और निफ्टी पर अच्छा तेजी है, निफ्टी में बढ़िया है। PSU बैंक्स बढ़िया है, PSU कंपनियां बढ़िया है, जो घटे हैं वही वापस बढ़ चुके हैं। चाहे आप डिफेंस देख लें, रेलवे देख लें, PSU कंपनियां देख लें। तो अपने जहां कंफर्ट है, कॉन्फिडेंस है, जहां समझ है, वहां पर बने रहिए। तेजी करना है निफ्टी की तरफ रहिए, मंदी करना है बैंक निफ्टी की तरफ रहिए। लॉन्ग पोजीशन है, कैरी करें, कल के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टॉप लॉस जरूर रख लें। 31,300 का आप पुट खरीद कर अपने आप को हेज कर सकते हैं। कल की एक्सपायरी का है, कोई ज़्यादा महंगा मिलेगा भी नहीं, तो ले सकते हैं। शॉर्ट है तो अगर 21,500 के ऊपर बंद हो रहा होता तब तो मैं पक्का कहता कि काट ही लीजिए, लेकिन 21,500 के आसपास ही बंद हो रहा है, चाहें तो काट लें और चाहें तो कल एक दिन और देख लें, आपकी इच्छा पर है। बैंक निफ्टी में बिल्कुल बैलेंस्ड क्लोजिंग है, ना तेजी की है ना मंदी की है, तो आप कुछ भी ना करें, है वही रखिए। ओके ये है आपके लिए अनिल जी की राय। बैंक निफ्टी पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशन सर कह रहे हैं, जाने दीजिए इसको, अपनी चाल चलने दीजिए, देखते हैं कैसा एक्शन है। बट हाँ, आज 2 दिनों की लूजिंग स्ट्रीक बैंक निफ्टी स्नैप करेगा अगर इन लेवल्स के आसपास क्लोज होता है तो। पिडलाइट, इसमें आज जोरदार एक्शन आपको दिखा है। सुबह बात भी हो रही थी अनिल जी से, लंबे समय बाद इसके नतीजे से कुछ खास निकल कर आया है। क्या कुछ चीज़ें हैं पिडलाइट में जहां पर फोकस करना है? आज भी अगर आप देखें, फिलहाल ओपनिंग लो से तो ऑफकोर्स नीचे है, बट फिर भी 2.5% की गेंस होल्ड कर रहा है। नूपुर बताइए क्या कुछ रहा है खास? बिल्कुल, नतीजे काफ़ी दमदार आए थे और काफ़ी क्वार्टर्स के बाद इतने दमदार नतीजे आते हुए देखिए। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देख लीजिए, वहाँ पे जो अनुमान था उसको काफ़ी हद तक बीट करते हुए नजर आए। ग्रॉस मार्जिन्स में जो सुधार देखने को मिला है वो काफ़ी मजबूत है। 42% से अब सुधर कर 53% के हो गए। कामकाजी लेवल पर भी मार्जिन्स देखेंगे तो 17% से सुधर कर अब 24% होते हुए दिखे। इंटरेस्टिंग बात यह कि मार्च 2021 के बाद 24% के मार्जिन्स कंपनी ने किए, हाईएस्ट लेवल पर मार्जिन्स आते हुए दिखे। वॉल्यूम ग्रोथ जो एक्सपेक्टेशन थी उससे काफ़ी अच्छी आती हुई दिखी, 10% से ज़्यादा की वॉल्यूम ग्रोथ आती हुई दिखी इस क्वार्टर में। जो लागत कंपनी की कम हुई है उसका बेनिफिट ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में नजर आया। मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि जो रूरल और छोटे शहर है वहाँ पे जो ग्रोथ है, जो डिमांड है वो ज़्यादा बेटर है अर्बन डिमांड से, तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट था कंपनी के लिए। साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन टच पॉइंट कंपनी बढ़ाने पर, इस पर फोकस कर रही है, जिसका भी बेनिफिट इस क्वार्टर में आते हुए नजर आया। कोर बिजनेस के अलावा जो कंपनी के नए बिजनेस है, जो न्यू बिजनेस कैटेगरी है जिसमें डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट का कारोबार आता है, वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखा और उसका कंट्रीब्यूशन अब बढ़ते हुए नजर आ रहा है, जिसका बेनिफिट मार्जिन्स में दिखता हुआ आपको दिखा है Q3 में। JP मॉर्गन ने स्टॉक को डबल अपग्रेड किया है इन नतीजों के दम पर। अंडरवेट से अब ओवरवेट की रेटिंग है। लक्ष्य भी देखें तो 2350 से बढ़ा के उन्होंने सीधा 2900 रुपये कर दिया। उनका कहना है कि अर्निंग्स डाउन साइकिल जो था वो अब स्टॉक के लिए ख़त्म हो चुका है। आने वाले क्वार्टर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। पिडलाइट यहाँ पर आपको रखनी है नज़र, एक्शन में काउंटर दिख भी रहा है, 2% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए। एक बार सनी अग्रवाल साहब से पिडलाइट के चार्ट पर और स्टॉक पर भी राय ली जाए। सनी अग्रवाल साहब बताएं, पिडलाइट लंबे समय बाद थोड़े बढ़िया नतीजे आए हैं, स्टॉक भी आज ऊपर है, हालांकि ऊपर से ज़रूर थोड़ी मुनाफा वसूली आई है। आपका क्या व्यू है सर इस काउंटर पे? या डेफिनेटली दीपांशु, कहीं ना कहीं आउटलायर नंबर आए हैं FMCG कंपनीज के। अगर मैं देखता हूँ तो काफी आउटलायर नंबर आए, डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ, मार्जिन एक्सपेंशन। मुझे लगता है कि काफी समय के बाद ये धमाकेदार परफॉर्मेंस आई है। बट थोड़ा सा वैल्यूएशन के लिहाज से थोड़ा महंगा है। ओबियसली पोर्टफोलियो स्टॉक है, इसमें अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट का होराइजन लंबा रखना होगा। 15 से 20% अगर रिटर्न कमाने हैं तो ओबियसली 12 से 18 महीने 24 महीने तक इसको होल्ड करना होगा, तब जाके वो रिटर्न हमें देखने मिलेंगे। ओबियसली अगर FMCG में कोई स्टॉक में होल्ड करना चाहूंगा तो डेफिनेटली पिडलाइट एक स्टॉक रहेगा। हो FMCG में अगर एक फेवरेट है तो वो पिडलाइट है। बढ़िया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आ रहा है सनी अग्रवाल साहब का पिडलाइट पर।
इस पर रखनी है नज़र। IRCTC इस पर भी रखिए नज़र, 4.5% ऊपर है ये काउंटर, हालांकि बैन में बना हुआ है, ऑफकोर्स सीरीज जब खत्म होगी तो बैन से बाहर आने की पूरी संभावना है, बट IRCTC पर रखिए नज़र। अभी फ्रेश स्पाइक आ रहा है डेज हाई पर, ये काउंटर आपको जाते हुए दिख रहा है, तो अच्छी तेज़ी इस काउंटर में आ रही है। हमने टाटा स्टील की बात करी, इसके नंबर्स का इंतजार है। JSW स्टील, इसके नंबर्स भी कल आने वाले हैं, तो कल बाजार 2 मेटल स्टॉक्स पर रिएक्ट कर सकता है। टाटा स्टील तो आज पोस्ट मार्केट आ ही जाएंगे, JSW स्टील यूजुअली टुवर्ड्स एंड ऑफ मार्केट आते हैं, तो कल टुवर्ड्स एंड ऑफ मार्केट ये नंबर्स आ सकते हैं, बट नॉनदलेस इस स्टॉक में भी आपको एक अच्छी मूव इस समय बनती हुई दिख रही है। एक बार राय लेना चाहूंगा बंसल जी से JSW स्टील के चार्ट पर। सर जरा देखें JSW स्टील। दीपांशु, बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है, रिवर्सल देखने को मिल रहा है, कल के हाइस के आसपास स्टॉक निकल रहा है, और खास बात क्या है कि एक इंपॉर्टेंट पिवट 801 का इंपॉर्टेंट लेवल स्टॉक ने 2-4 दिन पहले तोड़ा था, वापस उसके ऊपर निकला है। तो दीपांशु, जिनके पास है बने रहें, 800 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश खरीदारी की राय भी है 829 833 के टारगेट जोन के लिए। JSW स्टील इस पर रखनी है आपको नजर। सुमित जी तैयार हैं कैश के ऑप्शन के साथ। सुमित जी आता हूं आपके पास, उससे पहले एक बार यूको बैंक पर नजर आ देते हैं। इसके नंबर्स आए हैं, एसेट क्वालिटी थोड़ी बढ़कर आई है, प्रोविजंस यहाँ पर प्रोविजंस घट गए, ये बढ़िया आंकड़ा आपके लिए आते हुए दिखा है। मुनाफा घटकर आया, 653 करोड़ का मुनाफा 503 करोड़ पर आपको आते हुए दिखा है। नेट इंटरेस्ट इनकम पर भी रखिए नजर। प्रोविजंस YOY घट गए, आधे हो गए, 220 करोड़ के प्रोविजंस घट के 116 करोड़ आपको होते हुए दिखे हैं। QOQ प्रोविजंस और कम हो गए, 1/3 हो गए, 336 करोड़ से घटकर 116 करोड़ के, तो बहुत ही बढ़िया प्रोविजंस का आंकड़ा कम हुआ है। ग्रॉस NPAs गिरकर आए 4.14% के घटकर 3.85% पर आए। तो जो एसेट क्वालिटी फ्रंट पर परफॉर्मेंस है वो काफ़ी शानदार रही है कंपनी की, बैंक की, और इसलिए आप देख रहे हैं कि प्रोविजंस कम हुए हैं YOY बेसिस पर, QOQ बेसिस पर, एसेट क्वालिटी सुधार हुआ है। नेट इंटरेस्ट इनकम में हल्की बढ़त है, ज़्यादा नहीं है, 1952 करोड़ से बढ़कर 1988 करोड़ की आती हुई दिखी है। ओवरऑल मुनाफा भी आपका थोड़ा घटकर ही आया है, तो थोड़ा मुनाफे पर हिट है, देखेंगे अगर कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये हुआ हो, बट एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर डेफिनेटली बढ़िया नंबर्स हैं यूको बैंक के, और आई थिंक उस पर स्टॉक ज़्यादा रिएक्ट इस समय कर भी रहा है। लॉरस लैब्स यहाँ पर भी रखिए नज़र, कुछ ज़्यादा खास नंबर्स इस पर आते हुए नहीं दिख रहे हैं, मैं आपके लिए हाईलाइट भी करता हूँ, अभी अभी नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं जहाँ तक लॉरस लैब्स का सवाल है। हम अनुमान लगाए थे 146 करोड़ के मुनाफे का, और आय 1190 करोड़ की आती हुई दिख रही है, हमारे अनुमान से काफ़ी कम है। हमने अनुमान लगाया था 1417 करोड़ की आय का, उसके सामने 1190 करोड़ की आय आई है, तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रेवेन्यू फ्रंट पर नंबर्स आए हैं। मुनाफा आपका 90% घटकर आया है, 203 करोड़ का मुनाफा सिर्फ 23 करोड़ का रह गया। देखना पड़ेगा ये वन टाइम हिट है कि नहीं, क्योंकि हमारा अनुमान 146 करोड़ का था, तो डेफिनेटली हिट हुआ है। बिजनेस बदल तो नहीं दिया लग रहा है मतलब दीप कमाल है, मतलब ये फार्मा कंपनी के रिजल्ट है, ये बहुत खराब नंबर है। ऐसे कौन देता है रिजल्ट वो भी इस समय जब बाकी फार्मा इतना अच्छा कर रहा है। मतलब हेलो, इसको कुछ सेक्टर बदलो यार, इसमें अनलेस अनटिल कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो मुझे नहीं पता ये कैसे रिजल्ट है। नहीं सर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट के लिए तो फिर भी हो सकता है, बट रेवेन्यू डी ग्रोथ है, रेवेन्यू भी डी ग्रोथ है, 1545 से 1190, बहुत ही मतलब ये तो क्या मतलब नंबर्स हैं दीप, मतलब सेल्स खराब, रेवेन्यू खराब, नो डाउट भाव भी खराब है, लेकिन फिर भी पिछले क्वार्टर में थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से वापस रिकवरी के संकेत देता हुआ दिखा था, थोड़ा स्टॉक बीच में फार्मा की तेजी के साथ चला भी। ये तो रिजल्ट बहुत ही ढीले हैं भाई, मतलब खतरनाक वाले ढीले। 203 करोड़ से प्रॉफिट सिर्फ 23 करोड़, 1545 करोड़ से आय सिर्फ 1190 करोड़, ओ हो बहुत कमज़ोर नंबर्स हैं। अनलेस अनटिल कोई एडजस्टमेंट हो तो अलग बात है, बट लग तो नहीं रहा, नंबर्स वीक ही दिख रहे। जैन साहब जरा जल्दी से अपनी राय दीजिए। बिल्कुल, ये पिछले 2 क्वार्टर से यही कहानी चल रही है अनिल जी, डबल डिजिट्स में आ गए हैं प्रॉफिट्स, और इसलिए वैल्यूएशंस भी अब बहुत महंगे हो गए। अर्निंग्स जब नहीं है तो इनफैक्ट काफी दिनों से मतलब हमारी तो राय नेगेटिव ही थी, और हम लोग जनरली स्टॉक को वैसे रेकमेंड नहीं किए, पास्ट में जरूर से हुआ है, और इतना करेक्शन आने के बाद भी बिल्कुल भी बॉटम फिशिंग करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ट्रेडर्स कई बार जब फार्मा स्टॉक्स चलने लगते हैं और ऐसे मार्केट्स चल रहे होते हैं तो लोग इन टाइप के स्टॉक्स पे जंप करते हैं कि कौन सा अपने लाइफ टाइम हाई से कितने नीचे है, उनमें करने ही करें। बट आप हमेशा देखिए आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स वही होते हैं जो रिजल्ट्स अच्छे देते हैं, और यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट पिछले 3 क्वार्टर से ही हल्के आ रहे हैं, तो इसलिए कॉशियस होने की जरूरत है। एंड सर्टेनली इनके मार्जिन्स पे और इन सब पे इम्पैक्ट काफी पड़ा, इनफैक्ट काफी
जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी गिरे हैं। सो दैट्स द रीजन। और मेरे हिसाब से जिन्होंने लिया हुआ है वो कहीं ना कहीं उछाल पे निकलने की ही कोशिश करनी चाहिए। उछाल में निकलने की कोशिश करें, ये है आपके लिए। उछले तो निकले ना। उछले तो निकले, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। चलिए बढ़िया है। फिर तो लोअर स्लैब के लिए अच्छी खबर, बाजार बंद हो चुके हैं इस वक्त। तो खराब नंबर के बाद अब गिरना वो बंद करेगा, फिलहाल तो गिरना शुरू भी नहीं किया। लेकिन चलिए बाजार के लिए फाइनली आज एक अच्छा दिन। कल के नुकसान की काफ़ी कुछ भरपाई, 333 पॉइंट कल निफ्टी गिरा था, आज 227 पॉइंट ऊपर आया है। बैंक निफ्टी अभी भी बढ़ूँ या ना बढ़ूँ, किसी की परमिशन का इंतजार कर रहा है। हाँ नहीं बैंक निफ्टी से अभी बढ़िया, हमने तो पहले से साइड में रख रखा, ठीक है। 700 पॉइंट का सेंसेक्स में अच्छी रिकवरी वाला मामला नजर आया। डाउ फ्यूचर 60 पॉइंट ऊपर है, नेस्डेक फ्यूचर सेंचुरी मार्कर 132 पॉइंट ऊपर है। स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.5% से ज़्यादा की तेजी रही है, 260 अंक। और वो हो माय फेवरेट मिड कैप बहुत बढ़िया, 870 पॉइंट ऊपर, यानी कि 2% के आसपास की तेजी मिड कैप इंडेक्स में। धन्य हो, कल की ऑलमोस्ट भरपाई कर दी स्मॉल कैप ने, तो कल की ऑलमोस्ट कर दिया। फिर क्या एक दिन के करेक्शन आते हैं, उसमें छूट जाते हैं। पॉइंट यही है कि समय के हिसाब से चलिए। ये समय ऐसा है जहाँ ऊपर में देते रहिए, नीचे में लेते रहिए। जनवरी का महीना इसी के लिए माना गया था। एक तरफा तेजी से हम आ ही गए थे। अब वापस से जब एक तरफा तेजी का, एक तरफा मंदी का माहौल बनेगा तब बताएंगे। फिलहाल कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। प्रोविजनल क्लोजिंग आपके सामने, फाइनल क्लोजिंग आने में थोड़ा सा है वक्त। तब तक आइए बता दूँ आप पर एक्शन आज बाजार बंद होने के बाद का। और ये एक्शन काफ़ी लोगों के काम का है, जो हमारे सारे एक्सपर्ट्स जरा ध्यान से सुनिएगा। अच्छा एक मिनट जरा लाइए इनको। इंस्टा पे कौन कौन है आप में से? इंस्टाग्राम पे सभी होंगे मेरे ख्याल से। इंस्टा पे कौन? रील्स का शौक किस किस को है देखने का? सभी को होगा सर। जैन साहब इतने शरीफ मत बनो। क्या बात कर रहे हो, मान नहीं सकता। अच्छा बनाते भी नहीं और देखते भी नहीं हो? देखता कम हूँ, वो मेरी वाइफ के ऊपर, बस वाइफ के लिए छोड़ रखा हूँ। अच्छा उन्हीं की देखते हो? लोग यही देखते रहते हैं। अच्छा ओके फाइनल क्लोजिंग 21,453, 215 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी 45,082, 67 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी, 690 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स 71,060 के लेवल पर। स्मॉल कैप इंडेक्स में 250 पॉइंट की तेजी रही, तो मिड कैप इंडेक्स 850 अंक ऊपर। नेस्डेक फ्यूचर्स 130 पॉइंट ऊपर, डाउ फ्यूचर्स में 63 पॉइंट ऊपर तेजी के साथ बाजार की समाप्ति। समाचार समाप्त हुए, आप सभी से विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, सचिन जी और साथ ही साथ हमारे सुमित जी, आप चारों का शुक्रिया। सचिन जी एकदम ऐसी विंडो में फिट बैठे हैं, पता है उस विंडो में आमतौर पर फागले साहब होते हैं। फागले साहब के बाद सबसे ज़्यादा बुजुर्ग भी आजकल सचिन जी लगने लगे, जब से इन्होंने बालों में वो सॉल्ट एंड पेपर लुक दिया ना, कलर वाला एकदम, है ना, वो उसके बाद ऐसा लगना। और एक बार सचिन जी को फुल फ्रेम में दिखाई, सॉल्ट एंड पेपर लुक। हाँ वाह, वंडरफुल, वेरी नाइस। ओके, और साथ ही हिमांशु जी, आशीष सर का और सनी अग्रवाल साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारा साथ देने के लिए। कल वीकेंड सेशन में आप सब लोग आ जाइएगा। कल वीकेंड सेशन है, आज मिड वीक, कल वीकेंड। वाह व्हाट अ टाइम, मजेदार हफ्ता था, बहुत बढ़िया। वीकली मंथली एक्सपायरी भी है, एक्शन रहेगा भरपूर। मुझे दीप को इजाजत दीजिए, नमस्कार।